नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने जा रहे हैं कुल 5 चैप्टर्स, जिसमें असेसमेंट एंड ऑडिट, इंस्पेक्शन सर्च सीजर, एडवांस रूलिंग, लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस एंड मिसलेनियस प्रोविजन, ये सारे चैप्टर का जो रिवीजन है आज के लेक्चर में करेंगे। सर, ये सारे चैप्टर अगर आप देखोगे तो ये सारे जो हैं असेसमेंट प्रोसीजर्स के रिलेटेड हैं। सारा प्रोसीजरल पार्ट है कि अगर आप जीएसटी की कंप्लायंस नहीं करते हो तो क्या होगा, और जीएसटी की कंप्लायंस करते वक्त आपकी लायबिलिटी आएगी तो क्या होगा, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोविजन थे वो सारे मिसलेनियस प्रोविजंस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये पूरा पोर्शन थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर से। तो देखिए, असेसमेंट और ऑडिट चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं कि सर हमने सब कुछ किया, जीएसटी का कंप्लायंस किया, रिटर्न भरा, सब कुछ किया, लेकिन उसको चेक कैसे किया जाएगा, वो जो काम है वो असेसमेंट एंड ऑडिट में किया जाएगा। अब सबसे पहले असेसमेंट एंड ऑडिट का मतलब समझते हैं, और देन कितने प्रकार के असेसमेंट होते हैं, कितने प्रकार की ऑडिट होती है, उसकी बात करेंगे। सर, असेसमेंट का मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करते हो उसे बोलते हैं असेसमेंट। असेस करना कि आपकी कितनी लायबिलिटी आएगी, और बहुत सारे टाइप के असेसमेंट होते हैं, बात करेंगे क्या होता है। ऑडिट का मतलब क्या होता है, जब आप रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स, जो रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स है उनको वेरीफाई किया जाता है, उनको एग्जामिन किया जाता है कि क्या ये करेक्ट है, क्या ये कंप्लायंट है विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो कुल मिलाकर के उनकी एक्यूरेसी, करेक्टनेस को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। ऑडिट भी 2-3 प्रकार की होती है, वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले असेसमेंट की अगर बात करें तो पहले तो गवर्नमेंट ने आपको खुद को बोला कि भाई तुम्हारी लायबिलिटी तुम खुद डिटरमाइन करो, तुम्हारी लायबिलिटी खुद डिटरमाइन करो। कैसे सर? जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तब हम खुद ही बताते हैं कि हमारा कितना टैक्स बनता है, कितना आईटीसी है, कितना मैं नेट पे करूंगा। तो ये जो सारा है इसे बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट, जिसमें टैक्स पेयर खुद की लायबिलिटी खुद डिटरमाइन करता है। तो सेल्फ असेसमेंट होता है इन जीएसटी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सेल्फ असेस देयर लायबिलिटीज एंड फाइल द रिटर्न। ठीक है, ये सेल्फ असेसमेंट हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, आप देखो, जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 2 चीजें चाहिए होंगी, एक तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहिए होगी, एक आपको रेट चाहिए होगा, तब जाकर के टैक्स का अमाउंट आएगा। लेकिन क्या हुआ, आपकी मजबूरी है या आपसे क्या है कि वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रही और ना ही आपसे रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन हो पा रहा है। तो दोनों में से अगर आप एक भी चीज अनेबल टू डिटरमाइन हो, आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, आप टैक्स तो पे करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं लग पा रहा कि कितनी वैल्यू पे टैक्स पे करूं, कितनी रेट से पे करूं, तो सर ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? तो आप सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पाओगे, तो आप प्रॉपर ऑफिसर के पास जाओगे मदद के लिए कि भाई ऐसा करो, मुझसे ये कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा, मुझे वैल्यू और रेट ऑफ टैक्स नहीं मिल रहा, तो आप मेरा प्रोविजनल असेसमेंट कर दो, मतलब आप बता दो। प्रॉपर ऑफिसर अब बताएगा कि कितना टैक्स पे करना है, कितनी वैल्यू मान ली जाए और कितना टैक्स मान लिया जाए। तो ऐसा नहीं कि हर कोई जाकर के प्रॉपर ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करेगा। जब आपकी मजबूरी हो जाए, आप अनेबल टू डिटरमाइन हो, आपसे हो ही नहीं पा रहा, एक्सेप्शनल केसेस में आप प्रॉपर ऑफिसर के पास जाओगे और प्रॉपर ऑफिसर आपकी मदद करेगा। प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन चेक करेगा और 90 दिन के अंदर वो एक ऑर्डर पास करेगा, जिसके अंदर वो बताएगा कि कितनी वैल्यू पे और कितने रेट ऑफ टैक्स से आपको टैक्स पे कर देना चाहिए। उसे हम बोलेंगे प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे करवाना। तो सर, प्रोविजनल का मतलब क्या हुआ कि एक बार के लिए वो बता देगा कि भैया इतना टैक्स पे कर दो, लेकिन ये फाइनल अमाउंट नहीं है। फाइनल अमाउंट अभी कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर को भी रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भैया कितना टैक्स होना चाहिए। एक बार के लिए वो प्रोविजनल बेसिस पे आपसे टैक्स भरवा लेगा। लेकिन सर, कल को आपने मान लीजिए प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे कर दिया, बाद में आपका टैक्स ज्यादा आ गया, तो सर आप कहीं भाग नहीं जाओ, आप मुकर नहीं जाओ, तो आपसे प्रॉपर ऑफिसर क्या भरवाएगा? बॉन्ड साइन करवाएगा और उसके साथ सिक्योरिटी भी लेगा। सिक्योरिटी जैसे बैंक गारंटी ले लेगा, तो वो बॉन्ड का 25% तक की सिक्योरिटी ले सकता है, वो आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी प्रॉपर ऑफिसर को, तब वो प्रोविजनल ऑर्डर पास करेगा और जिसमें बताएगा कि आप एक बार के लिए इतना टैक्स पे कर दो। कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर। अब सर, उसने प्रोविजनल ऑर्डर पास कर दिया, आपने प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी पे कर दी, बॉन्ड जमा कर दिया, सिक्योरिटी दे दी कि कल को अगर मेरी लायबिलिटी ज्यादा होती है तो मैं यहां पे बाकी का बकाया अमाउंट भी पे कर दूंगा। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? पूरी रिसर्च वगैरह करेगा, सब कुछ देखेगा,
कि अल्टीमेटली कितनी लायबिलिटी आनी चाहिए उस पर्टिकुलर सप्लाई पे, तो ऐसे केस में फिर वो फाइनल ऑर्डर पास करेगा। अब फाइनल ऑर्डर पास करने के लिए उसे 6 महीने दिए जाएंगे। जब उसने प्रोविजनल ऑर्डर पास किया उसके बाद से उसको 6 महीने दिए जाएंगे कि भैया तू सब कुछ डिसाइड कर ले और फाइनल एक ऑर्डर पास कर दे, जो फाइनल ऑर्डर के अंदर ड्यूटी होगी वो पे कर दी जाएगी। अब 6 महीने दिए, लेकिन 6 महीने में मान लीजिए फाइनल ऑर्डर नहीं पास हो पा रहा, पॉसिबल नहीं है या फिर उससे नहीं हो पाया, तो इस 6 महीने को फर्दर 6 महीने से और बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा सर? जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर के द्वारा, जॉइंट या एडिशनल कमिश्नर के द्वारा। और अगर मान लीजिए 6 महीने के अंदर और भी नहीं हो पाया तो 4 साल से बढ़ाया जा सकता है कमिश्नर के द्वारा। तो कुल मिलाकर के 5 साल तक ये ले सकता है अगर इसे एक्सटेंशन मिल जाए फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करने के लिए। ठीक है सर। अब जो फाइनल ऑर्डर पास होगा, अगर आपके फाइनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जितनी टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो आपने जो प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे किया था उससे ज्यादा आ रही है, तो क्या करोगे सर? जितनी ज्यादा आ रही है उतना आपको अगेन पे करना पड़ेगा। लेट्स से आपकी फाइनल ऑर्डर में लायबिलिटी आती है 6 लाख रुपए और आपने प्रोविजनल बेसिस पे ऑलरेडी 4 लाख रुपए पे कर दिया है, तो सर ऐसे केस में जो बचा हुआ 2 लाख रुपए है वो भी आपको पे करना पड़ेगा, डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अलोंग विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे लगेगा सर, कब से लगेगा? तो ध्यान रखना, मान लीजिए आपने ये ट्रांजैक्शन करी है जनवरी में जिसका आपने प्रोविजनल असेसमेंट करवाया, तो जन का आपको टैक्स कब तक पे करना था? 20 फेब तक पे करना था सर। ठीक है सर। तो 21 फेब से ड्यू डेट के अगले दिन से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। कब तक लगेगा? जब तक आप ये अमाउंट पे नहीं कर देते, जो डिफरेंशियल वाली अमाउंट है। तो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 18% पर एनम की रेट से फ्रॉम द डे नेक्स्ट टू द ड्यू डेट टिल द पेमेंट ऑफ सच अमाउंट तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए सर मेरा टैक्स का अमाउंट जो फाइनल ऑर्डर में है वो कम बना देन दी जितना मैं ऑलरेडी पे कर चुका, तो क्या गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी? नहीं सर, गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखेगी, गवर्नमेंट आपको रिफंड दे देगी। गवर्नमेंट चोर हो सकती है लेकिन आपका ऐसे नाहक का पैसा नहीं रखेगी। तो जो भी आपका फाइनल ऑर्डर में अगर कम आता है अमाउंट तो बचा हुआ अमाउंट वापस कर दिया जाएगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन में अप्लाई फॉर रिफंड थ्रू RFD 01 इफ नॉट पेड विद इन 60 डेज। अगर 60 दिन में रिफंड नहीं दिया जाता है अप्लाई करने के बाद तो गवर्नमेंट 61st डे से जब तक आपको अमाउंट नहीं देगी उस पीरियड के लिए 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट भी देगी। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक बात समझना एग्जांपल करने से पहले, अगर मान लीजिए आपने 2 या 3 ट्रांजैक्शन करी और दोनों तीनों ट्रांजैक्शन के लिए आपने अलग अलग क्या करवाया? प्रोविजनल असेसमेंट करवाया, तो सर एक में आपका रिफंड बन रहा था, एक में आपका पेबल बन रहा था, तो क्या इन दोनों को मर्ज करके देखा जा सकता है? नहीं सर, रिफंड वाला अलग देखा जाएगा, पेबल वाला अलग देखा जाएगा। इवन हर ट्रांजैक्शन, हर कंसाइनमेंट को सेपरेटली यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अब जब आपका फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा, फाइनल ड्यूटी निकल आई, आपने वो ड्यूटी पे कर दी विद इंटरेस्ट। अब जो आपने डिपार्टमेंट को बॉन्ड और सिक्योरिटी जमा करवाया था, अब क्या उस डिपार्टमेंट को उस बॉन्ड और सिक्योरिटी की नीड है क्या सर? नहीं, तो वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप अप्लाई करोगे कि हमारी सिक्योरिटी रिलीज कर दो, हमने फाइनल अकॉर्डिंग ऑर्डर के अंदर पास कर दिया है। उसके बाद अप्लाई करोगे, 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है सिक्योरिटी आपकी रिटर्न कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। मिस्टर एक्स मेड अ सप्लाई इन द मंथ ऑफ मई फॉर विच रेट कुड नॉट बी डिसाइडेड, hence tax of 1 lakh rupees is paid on provisional basis. Final order pass हुआ 10th जुलाई, determine tax liability 1.5 lakh, determine the amount to paid along with interest। तो पहले तो जो आपका 50,000 रुपए का टैक्स बना वो आपको पे करना पड़ेगा, प्लस मई मंथ का ट्रांजैक्शन था तो इसका मतलब 20th जून तक आपको लायबिलिटी पे करनी थी। तो 21 जून से आपका इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। कब तक? जब तक आपने पे नहीं किया, और 5 अगस्त को आपने पे किया है। तो 10 दिन जून के और 31 डेज जुलाई के और 5 दिन आपके अगस्त के, तो ये टोटल हो जाएंगे 46 डेज का आपको इंटरेस्ट लगेगा 18% पर एनम की रेट से 50,000 रुपए के ऊपर 1134, और टोटल 51134 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आता है? चलिए अब आता है सर, ये तो हो गया सर आपका सेल्फ असेसमेंट और प्रोविजनल असेसमेंट। अब आता है सर स्क्रूटनी असेसमेंट। अब क्या होगा ना सर, अगर घोड़े को लगाम ना लगाई जाए तो घोड़ा भाग जाएगा। तो अगर हमने लोगों को बोल दिया कि आप खुद से सेल्फ असेसमेंट कर लो तो लोग तो उसका फायदा उठाएंगे। तो ऐसे केस में
उन्हें बोला कि भैया आप सेल्फ असेसमेंट तो कर लो, लेकिन बाद में आपकी रिटर्नों को चेक भी किया जाएगा। अब देखेंगे तो सर 1.5 करोड़ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड पर्सन है हमारे देश के अंदर, तो क्या गवर्नमेंट के पास इतना स्टाफ है कि वो 1.5 करोड़ लोगों की रिटर्नों को चेक करवा सके? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे केस में जो भी रिटर्न फर्निश की जाएगी उसमें से सैंपल बेसिस पे प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? स्क्रूटनी करेगा, उसे बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। मान लीजिए अगर 1 करोड़ रिटर्न फाइल की गई हैं तो उसमें से कुछ रिटर्नों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उनकी क्या की जाएगी? स्क्रूटनी की जाएगी। अब प्रॉपर ऑफिसर उन रिटर्नों को चेक करेगा, कहीं उसमें गलत इंफॉर्मेशन, गलत डिटेल्स तो नहीं दी है। अगर उसे कोई डिस्क्रिपेंसी मिल जाती है, अगर उसे कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं मिलती तो बात खत्म। अगर प्रॉपर ऑफिसर को कोई डिस्क्रिपेंसी मिल जाती है तो ऐसे केस में क्या होगा? नोटिस इशू किया जाएगा टैक्स पेयर को कि भाई ये तेरी गलती मिली है, और कितने दिन के अंदर अंदर उसे बोला जाएगा कि भैया इसको एक्सप्लेन करो 30 दिन के अंदर। ठीक है, तो हम जो प्रॉपर ऑफिसर होगा वो नोटिस भेजेगा टैक्स पेयर को, बोलेगा कि भैया तेरी ये गलती मिली है, 30 दिन के अंदर इसको क्या कर? एक्सप्लेन कर। तो अब हो सकता है कि टैक्स पेयर उस बात से अग्री हो जाए कि हाँ भाई मेरी गलती है, मैं मानता हूं, तो उसे क्या करना पड़ेगा? जो भी उसका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता है वो उसे पे करना पड़ेगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन में एक्सेप्ट सच डिस्क्रिपेंसी एंड पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, जो भी उसका बनता था वो पे कर दिया, तो ऐसे केस में बात खत्म हो जाएगी, मामला क्लोज हो जाएगा। लेकिन एक बात हो सकती है कि सर अगर वो मान लो एक्सेप्ट नहीं करता, टैक्स पेयर को लगता है कि ये गलती वास्तव में थी ही नहीं, ये सिर्फ उसको लग रही है, ये उसको लग रही है ऑफिसर को, तो वो क्या करेगा? उसे एक्सप्लेन करेगा, वो अपना एक्सप्लेनेशन देगा। अगर उस एक्सप्लेनेशन से प्रॉपर ऑफिसर अग्री हो जाता है तो सर नो फर्दर एक्शन, बात खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उस एक्सप्लेनेशन से प्रॉपर ऑफिसर अग्री नहीं होता है, उसे नहीं एक्सेप्टेबल है, या आपने नोटिस को इग्नोर किया, आपने उसको रिस्पॉन्स ही नहीं किया, ठीक है, तो भैया ऐसे केस में मतलब आप उसकी गर्लफ्रेंड तो हो नहीं जो आप उसके मैसेजेस को इग्नोर कर दोगे। उसने आपको नोटिस दिया है तो आपको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। या आपने जो एक्सप्लेनेशन दी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, या एक्सेप्ट तो कर लिया आपने डिस्क्रिपेंसी, बट उसका करेक्टिव एक्शन आपने नहीं लिया। आपने एक्सेप्ट कर लिया मेरी गलती है, लेकिन उससे जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनता था वो आपने पे नहीं किया, तो ऐसे केस में आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। तो क्या एक्शन प्रॉपर ऑफिसर ले सकता है? यहां पे बोला गया है सर, एक तो आपकी ऑडिट कंडक्ट करवाई जाएगी। भाई कल को पता लगाना पड़ेगा कि कहीं सब कुछ घपलेबाजी तो नहीं है, तो ऐसे केस में ऑडिट कंडक्ट करवाई जाएगी। 2 प्रकार की ऑडिट होती है, जब हम पढ़ेंगे सेक्शन 65 की ऑडिट, सेक्शन 66 की ऑडिट। उसके अलावा आपके यहाँ पे इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर करवाया जा सकता है, रेड मारी जा सकती है सर। उसके बाद आपके अगेंस्ट 73, 74, 74A की प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है, मतलब आपसे जो अमाउंट है वो डिमांड किया जा सकता है और आप नहीं दोगे तो रिकवरी किया जा सकता है, ये आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद बात करें सर और भी असेसमेंट होती हैं, कौन सी होती हैं सर? मान लीजिए आपने रिटर्न फाइल किया तो डिपार्टमेंट ने उसको वेरीफाई कर लिया, लेकिन अगर आप रिटर्न ही फाइल ना करो तो क्या होगा सर? इफ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फाइल द रिटर्न, जो मंथली या क्वार्टरली या फाइनल रिटर्न जो भरनी होती है, अगर वो रिटर्न ही फाइल नहीं करते हो तो क्या होगा? तो सर भैया प्रॉपर ऑफिसर यहां पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। प्रॉपर ऑफिसर के पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे अपना जजमेंट लगा करके खुद ही तुम्हारा क्या कर देगा? असेसमेंट कर देगा सर। लेकिन यह करने से पहले आपको मौका दिया जाएगा। किस प्रकार से मौका दिया जाएगा देखना है यहां पे। सबसे पहले आपको रिटर्न फाइल करने की जब ड्यू डेट आएगी ना, उससे पहले ही आपको मैसेज भेजा जाएगा, सिस्टम जनरेटेड मैसेज भेजा जाएगा कि भैया रिटर्न फाइल कर दो, आपकी ड्यू डेट आने वाली है। उसके बाद जब आपका रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट निकल जाएगा, फिर जिसने रिटर्न फाइल नहीं किया उसको एक मैसेज जाएगा कि भैया तुम डिफॉल्टर हो, तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी, अभी भी मौका है, फाइल कर दो। उसके बाद 5 दिन के बाद अगेन एक नोटिस भेजा जाएगा अंडर सेक्शन 46 प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। जो भी डिफॉल्टर्स हैं उनको नोटिस भेजा जाएगा कि भैया अभी भी आपको मौका है, 15 दिन के अंदर तुम क्या कर दो? रिटर्न फाइल कर दो। लेकिन उस नोटिस के बावजूद भी अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता है, फेज टू फर्निश द रिटर्न, तो भैया जो प्रॉपर ऑफिसर है अपने पास जो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी उसके बेसिस पे क्या कर देगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा।
क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी सर? आपने अगर जीएसटीआर 1 फाइल करी है तो उसमें से ले लेगा, जीएसटीआर 2 भी आपकी जनरेट होगी वहां से ले लेगा, कोई रेड वगैरह मारी है आपके ऊपर तो वहां से इंफॉर्मेशन ले लेगा, ईवे बिल वगैरह या ई इनवॉइस पोर्टल से आपने कोई इंफॉर्मेशन दी है तो वहां से ले लेगा। इन सब इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब रजिस्टर्ड पर्सन खुद रिटर्न फाइल करेगा तो वो ज्यादा अच्छी रिटर्न होगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने क्या किया है मेरे बिजनेस में। लेकिन जो प्रॉपर ऑफिसर ने बनाया होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बेसिस पे, वो तो कंप्लीट रिटर्न नहीं है। तो ऐसे केस में बोला बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होने के बाद भी अगर 60 दिन के अंदर अंदर वो रजिस्टर्ड पर्सन वैलिड रिटर्न फाइल कर देता है तो हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट वाली रिटर्न को साइड में रख देंगे और जो रिटर्न फाइल की गई है उसे हम क्या मान लेंगे? वैलिड मान लेंगे। अगर 60 दिन में फाइल नहीं करता है तो भी उसे फर्दर 60 डेज और दिए जाएंगे कि आप वैलिड रिटर्न फाइल कर दो ऑन द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस ऑफ 100 रुपीज पर डे। तो मतलब 60 दिन के बाद अगर फाइल करोगे तो हर दिन का 100 रुपए लेट फीस लेकर के आपकी उस रिटर्न को वैलिड मान लिया जाएगा और बेस्ट जजमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाएगा। सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक और जगह पे होता है। यहां पे तो क्या था सर, बंदा रजिस्टर्ड था, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी लेकिन उसने रिटर्न फाइल नहीं करी। अब बेस्ट जजमेंट और कहां पे होगा सर? मान लीजिए कोई व्यक्ति लायबल टू रजिस्टर है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता। अब सर लायबल टू रजिस्टर है, इसका मतलब उसके ऊपर टैक्स पे करने की लायबिलिटी है लेकिन उसने रजिस्टर नहीं करवाया और लायबिलिटी और रिटर्न वगैरह कुछ भी फाइल नहीं किया। या किसी का रजिस्ट्रेशन जबरदस्ती डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। कब कैंसिल करता है सर? हमने पढ़ा था रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, अगर आप कुछ नॉन कंप्लायंसेस करोगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में आप रिटर्न फाइल नहीं करोगे लेकिन आपका टैक्स तो बनता है, तो ऐसे केस में सर प्रॉपर ऑफिसर आपका क्या कर देगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। लेकिन उससे पहले जो टैक्स पेयर है उसको मौका दिया जाना चाहिए। तो जो ऑफिसर है वो 15 दिन का नोटिस देगा कि भैया हमने सोचा है कि तुम्हारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दें, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम नोटिस में रिप्लाई कर दो। तो रिप्लाई को कंसिडर करते हुए, जो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया उसको कंसिडर करते हुए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा इनके लिए। अब ध्यान रखना, दोनों ही जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर हैं वो 5 साल के अंदर पास कर दिए जाने चाहिए फ्रॉम दी ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। मान लीजिए आप अक्टूबर 24 का ऑर्डर पास करना चाहते हो तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर होगा? फाइनेंशियल ईयर होगा 24-25। तो इसकी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट 31 दिसंबर 2025। तो यहां से 5 साल के अंदर आपका जो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, वरना आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं कर सकते। बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास कर दिया इसका मतलब क्या बाकी कोई एक्शन नहीं ले सकते? सर बाकी आप एक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट तो अपने आप में एक अलग हिस्सा है। ठीक है सर, ये असेसमेंट हो गया। अब एक लास्ट असेसमेंट, समरी असेसमेंट। ये क्या होता है सर? जब डिपार्टमेंट को लगता है कि यार असेसमेंट करने में तो टाइम लगेगा, अगर ढंग से करेंगे तो अपन क्या करेंगे, जब इतना टाइम लगेगा ना तो इतने में वो बंदा क्या है, भाग जाएगा, भगोड़ा है। मतलब विजय माल्या की तरह कब देश से फरार हो जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा, और उससे नुकसान किसका होगा? रेवेन्यू का नुकसान होगा। सर हमें टैक्स नहीं आ पाएगा, वो बंदा भाग जाएगा। तो क्यों ना हमें जल्दबाजी में एक असेसमेंट ऑर्डर, समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर देना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी हम उस बंदे से क्या कर सकें, टैक्स रिकवर कर सकें और रेवेन्यू का नुकसान ना हो। अब क्योंकि इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं तो भैया जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर लेवल के अधिकारी की हमें क्या चाहिए होगी? परमिशन चाहिए होगी। तो यहां में समरी असेसमेंट कैन बी इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू विद प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर। ध्यान रखना, ऐसा होना चाहिए तभी हो सकता है अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस है कि भैया जिस टैक्सेबल पर्सन की बात हो रही है उसने कोई लायबिलिटी इनकर करी है, और अगर हमने डिले किया तो उससे रेवेन्यू को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केस में ये समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, समरी असेसमेंट तो समरी असेसमेंट ऑर्डर है, तो वो तो पूरे तरीके से कंप्लीट है नहीं। तो ऐसे केस में उस ऑर्डर को विड्रॉ किया जा सकता है जिस बंदे के अगेंस्ट आपने ऑर्डर पास किया था, टैक्स पेयर के अगेंस्ट। सर वो टैक्स पेयर को जैसे ही समरी असेसमेंट ऑर्डर मिला तो वो तो सर भौचक्का रह गया कि ये क्या हो गया, मैं तो भगोड़ा नहीं हूं। तो उसने एप्लीकेशन लगाया जॉइंट कमिश्नर को कि भैया ये क्या कर दिया, मेरे अगेंस्ट समरी असेसमेंट ऑर्डर क्यों पास कर दिया। तो ऐसे केस में 30 दिन के अंदर अगर वो टैक्सेबल पर्सन
एप्लीकेशन लगा देता है तो समरी असेसमेंट ऑर्डर को रिटर्न कर दिया जाएगा, विड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर मान लीजिए जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर को ही लगता है कि जो समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया है वो इरोनियस है, वो गलत है, तो ऐसे केस में उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाएगा और उसकी जगह 73, 74, 74A का एक्शन ले लिया जाएगा। उसके बाद सर ध्यान रखना, समरी असेसमेंट अगेंस्ट ऑर्डर हमेशा रजिस्टर्ड पर्सन के ही अगेंस्ट पास हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कहीं पे गुड्स पड़ा था, हमें नहीं पता ये गुड्स किसका है, लेकिन किसी का तो होगा, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा, तो जो व्यक्ति उस गुड्स को रख के बैठा है वो ट्रांसपोर्टर भी हो सकता है, वेयर हाउस वाला भी हो सकता है। तो अगर हमें नहीं पता चल रहा गुड्स किसका है तो उसके ऊपर क्या लगा दी जाएगी, लायबिलिटी लगा दी जाएगी। जो पर्सन इंचार्ज है उस गुड्स के, उसके ऊपर भी समरी असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो अगर असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट हमने बात किया, प्रोविजनल असेसमेंट जब हम नहीं वैल्यू और टैक्स रेट डिटरमाइन कर पा रहे थे, स्क्रूटनी असेसमेंट सैंपल बेसिस पे जो आपने रिटर्न फाइल करी है उनको चेक किया जाता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट या तो रजिस्टर्ड पर्सन का या अनरजिस्टर्ड पर्सन का, और उसके बाद हमने बात करी समरी असेसमेंट की। तो यहां पे हमारे असेसमेंट कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे ऑडिट की। सर ऑडिट दो प्रकार की होती है, एक सेक्शन 65 की ऑडिट, एक सेक्शन 66 की ऑडिट। दोनों में फर्क क्या है? सर सेक्शन 65 की जो ऑडिट होती है ना वो टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा की जाती हैं, डिपार्टमेंट के ही लोगों के द्वारा की जाती हैं। और जो सेक्शन 66 की ऑडिट होती है वो सर कई बार क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती है, तो डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर्स के द्वारा किया नहीं जा सकता 65 का ऑडिट। तो सर ऐसे केस में वो लोग सीएसीएमए को अपॉइंट कर देते हैं कि भैया मैटर यहां पे कॉम्प्लेक्स है तो आप ऑडिट करो, उसे बोलते हैं स्पेशल ऑडिट, सेक्शन 66 की ऑडिट। तो देखो सेक्शन 65 की ऑडिट क्या होता है, जीएसटी डिपार्टमेंट का ही एक हिस्सा होता है ऑडिट डिपार्टमेंट, तो वो ऑडिट डिपार्टमेंट ही क्या करता है, ये ऑडिट करता है सेक्शन 65 की ऑडिट। तो यहां पे ऑडिट कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी बात करते हैं। सर ये ऑडिट करने का जो पावर दिया गया है ना वो कमिश्नर को दिया गया है। किसको? कमिश्नर। अब सर कमिश्नर इतना बड़ा अधिकारी है, वो तो जाकर के ऑडिट करेगा नहीं, तो ऐसे केस में वो उन ऑफिसर्स को ऑथराइज कर देगा कि जाओ तुम जाकर के इस बंदे का ऑडिट करो। तो ये ऑडिट ऐसा है क्योंकि ये ऑडिट है, छापा नहीं है, तो सर 15 दिन एडवांस में बताया जाएगा कि हम तुम्हारे यहां पे ऑडिट करने जा रहे हैं, तो 15 वर्किंग डेज का एडवांस में नोटिस दिया जाएगा कि भैया हम तुम्हारे यहां पे ऑडिट करने आएंगे। अब ऑडिट करनी हो तो सर वो किसी एक साल की भी की जा सकती है, मल्टीपल ईयर्स की भी की जा सकती है, 2-3 साल की एक साथ भी की जा सकती है, और चाहो तो हाफ ईयर्स की या 1/3 ईयर की, जितने पीरियड की आप करना चाहो आप कर सकते हो। ऑडिट कैन बी कंडक्टेड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, पार्ट देयर ऑफ और मल्टीपल्स देयर ऑफ। अब ऑडिट कंप्लीट करनी पड़ेगी टाइम पे सर, ऐसा तो नहीं है कि सालों साल चलती रहे, तो ऑडिट को कंप्लीट करने की टाइमलाइन बताई गई है 3 महीने फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। जब आप ऑडिट स्टार्ट करोगे उसके 3 महीने के अंदर ऑडिट आपको कंप्लीट करनी है, और इस 3 महीने के अंदर आप नहीं कर पाते हो तो कमिश्नर के पास पावर है कि उसे 6 महीने से और बढ़ा सकता है, 6 महीने से और बढ़ा सकता है। तो कब से ऑडिट स्टार्ट हुई है, कब से माना जाएगा? तो ध्यान रखना सर, जब आपने सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट जो भी आपने मांगे थे वो सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और जिस दिन आप ऑडिट करने वास्तव में टैक्स पेयर के बिजनेस में चले गए हो तो विचएवर इज लेटर माना जाएगा कि आपने ऑडिट स्टार्ट करी है, और वहां से 3 महीने के अंदर आपकी ऑडिट कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इसमें कोई स्पेसिफिक रीजन रिक्वायर्ड नहीं है, जब कमिश्नर का मन करेगा तो वो ऑडिट करवा देगा। उसके बाद स्पेशल ऑडिट कब होती है सर? मान लीजिए कोई इंक्वायरी चल रही थी, इंस्पेक्शन चल रहा था या कोई अदर प्रोसीडिंग चल रही थी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह देखे जा रहे थे, तो असिस्टेंट कमिश्नर या अबव रैंक के अधिकारी को लगा कि सर ये जो काम है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इनके जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वगैरह बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और उन्हें लगता है कि भैया उन्होंने जो वैल्यू ऑफ गुड्स है ना वो कम डिक्लेयर किया है, सही डिक्लेयर नहीं किया, जिसकी वजह से टैक्स उनका कम बन रहा है, या उनको लगता है कि जो क्रेडिट अवेल किया है ना वो जितना अवेल करना चाहिए था उससे ज्यादा अवेल कर लिया है। तो ऐसे केस में सर अब उनके तो अकाउंट समझ में नहीं आ रहे, सर डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं, ठीक है, सारे तो सीएसीएम में नहीं होते, तो ऐसे केस में सर उनके तो समझ में नहीं आ रहा, तो उन्होंने सीएसीएमए को अपॉइंट किया कि भैया जाकर के ऑडिट करो। अब कौन अपॉइंट करेगा?
सर असिस्टेंट कमिश्नर कमिश्नर को बोलेगा कि भैया इसकी ऑडिट करवा दो आप, स्पेशल ऑडिट। तो कमिश्नर क्या करेगा, सीए सीएमए को अपॉइंट करेगा कि भैया जाकर के ऑडिट करके आओ। ठीक है, अब यहां पे जो रेम्यूनरेशन डिटरमाइन की जाएगी और पे की जाएगी वो भी कमिश्नर के द्वारा ही की जाएगी, टैक्स पेयर से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि सर ये तो डिपार्टमेंट को कंडक्ट करवानी है तो डिपार्टमेंट ही पैसा देगा। ऑडिट जो कंप्लीट करनी है वो 90 दिन के अंदर कंप्लीट की जानी चाहिए। कहां से, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट से। और अगर 90 दिन के कंप्लीट नहीं हो पाती है तो भैया या तो टैक्स पेयर रिक्वेस्ट करेगा या सीए सीएमए जो ऑडिट करने गया वो रिक्वेस्ट करेगा, तो फर्दर 90 दिन और दे दिए जाएंगे असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जब ये ऑडिट कंक्लूड हो जाएगी उसके बाद सर जो भी ऑडिट में फाइंडिंग्स मिली हैं कि क्या गलती है क्या नहीं है, ये सारा अलोंग विथ प्रपोज्ड लायबिलिटी और उसकी वजह से कितनी लायबिलिटी आपकी बनती है ये कम्युनिकेट किया जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन को, और वो पर्सन अपना रिप्लाई फाइल कर सकता है। रिप्लाई कंसीडर करने के बाद भी अगर लगता है कि नहीं भाई आपकी गलती तो है, तो या तो रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कर ले उस गलती को और टैक्स पे कर दे तो कोई फर्दर एक्शन नहीं होगा, अदरवाइज भैया प्रॉपर ऑफिसर उसके अगेंस्ट 73, 74, 74A में एक्शन ले सकता है। ऑडिट रिपोर्ट इटसेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग। ऑडिट रिपोर्ट में जो गलतियां निकली हैं उसके लिए आपको 73, 74, 74A का डिमांड जो है वो आपको डालना पड़ेगा, तब आप उसके ऊपर कोई एक्शन ले पाओगे। ये होता है आपका असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर कंप्लीट। तो इसके रिलेटेड अपन देख लेते हैं, यहां पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, Divi Traders obtained permission for provisional assessment and supplied 3 consignment of furniture on 28th April. Tax payment on provisional basis was made on the 3 assignment 20th मई। देखो अप्रैल का है तो अप्रैल का ड्यू डेट कब होगा सर, 20th मई। तो 20th मई तक प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स पे कर दिया है। अब फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ तो भैया यहाँ पे 3 कंसाइनमेंट थी, फर्स्ट और थर्ड कंसाइनमेंट पे आपका रिफंड बना है, इसका मतलब आपने ज्यादा टैक्स पे कर दिया था और फाइनल ऑर्डर में कम बना। कितना, 1,20,000 एंड 1,50,000। जो सेकंड कंसाइनमेंट थी उसमें टैक्स पेबल बना है 1,20,000 रुपीज का। अब फर्स्ट एंड थर्ड कंसाइनमेंट पे जो रिफंड था वो अप्लाई कर दिया, 12 जुलाई को रिफंड अप्लाई कर दिया गया है। और सेकंड कंसाइनमेंट ऑन द सेम डे उसके ऊपर जो ड्यू था पैसा वो पे कर दिया गया। एक्चुअली जो रिफंड मिला है फर्स्ट कंसाइनमेंट का 8 सितंबर को, थर्ड कंसाइनमेंट का 18 सितंबर को। तो अब आपको बताना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना पे करने का तो एक ही कंसाइनमेंट है, सेकंड कंसाइनमेंट। कितना एडिशनल टैक्स था, 1,20,000 और उसके ऊपर 18% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन कितने दिन का, देखो ड्यू डेट थी 20th मई, इसका मतलब 21 मई से इंटरेस्ट लगना चालू होगा और 12 जुलाई को हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो सर मई के 11 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के 12 दिन, ये आपके हो जाएंगे सर यहाँ पे 53 डेज। 53 डेज का इंटरेस्ट लगेगा तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगा। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात करें तो सर आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया 12 जुलाई को, ठीक है। तो इसका मतलब 60 दिन के अंदर आपको अगर रिफंड दे दिया जाता है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो 12 जुलाई से अगर मैं 60 दिन काउंट करूं तो 19 दिन जुलाई के और अगस्त के 31 दिन प्लस 10 दिन सितंबर के। तो इसका मतलब अगर 10 सितंबर तक अगर आपको कोई रिफंड दे दिया जाता है तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट कंसाइनमेंट के ऊपर आपको रिफंड 8 सितंबर को ही मिल गया, इसका मतलब फर्स्ट कंसाइनमेंट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन थर्ड कंसाइनमेंट पे आपको मिला है 18 सितंबर को, मतलब 10 सितंबर के बाद मिला है, तो भैया 8 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 1,50,000 रुपए पे 6% की रेट से 8 दिन का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है। चलिए उसके बाद एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो सर वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट था अनरजिस्टर्ड पर्सन का, उसके बारे में लिखना है। तो बताओगे अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, और आप ये भी बता दोगे कि रजिस्ट्रेशन कब कब कैंसिल किया जा सकता है। कोई 4-5 लिख देना पॉइंट जो हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़े थे, और बोलोगे भैया 5 साल में जो है ये असेसमेंट हो जाना चाहिए। असेसमेंट करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक्सप्लेन इन व्हाट केसेस असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर मे बी विथड्रॉन। तो आपने विथड्रॉल का 2 जगह पे पढ़ा था सर। एक तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के केस में हमने बोला था कि अगर 60 डेज में रिटर्न फाइल कर देगा
तो हम उसे क्या मान लेंगे भैया कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है वो फाइनल है, बेस्ट जजमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाएगा। अगर 60 दिन में नहीं फाइल करता है तो फर्दर 60 दिन और दे दिए जाएंगे ऑन द पेमेंट ऑफ लेट फीस। तो एक तो था असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न के केस में, और दूसरा समरी असेसमेंट के केस में अगर 30 दिन के अंदर वो टैक्स पेयर अप्लाई कर देता है या जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर को खुद लगता है कि जो ऑर्डर पास किया गया है वो इरोनियस है, तो ऐसे केस में उसे विड्रॉ कर लिया जाएगा और उसकी जगह 73, 74, 74A का एक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है सर, ये विड्रॉ था। उसके बाद ऑडिट के बारे में बात हो रही है सर। इसमें बोला है नोटिस फॉर ऑडिट इज सर्व्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क असेसमेंट। 2 दिसंबर 2026 को ऑडिट के लिए नोटिस भेजा गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, 25, 26। तो 2 सालों के लिए ऑडिट होगी। प्लेस को विजिट किया गया 20 दिसंबर को, मतलब प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाकर के एक्चुअली जो ऑडिट स्टार्ट करी है वो 20 दिसंबर को। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो रिसीव करने थे वो रिसीव हुए हैं सर 30 दिसंबर को। तो भैया विच एवर इज लेटेड 30 दिसंबर, तो इसका मतलब आपकी जो ऑडिट स्टार्ट हुई है वो कब हुई है, 30 दिसंबर को स्टार्ट हुई है। उसके बाद जो ऑडिट कंप्लीट हुई है वो 25 मार्च 2027 को हुई है, 25 मार्च को हुई है सर। Accountant of Gum Limited is of the view that the tax authorities have completed the audit of after the lapse of maximum time period। तो क्या ये सही बोल रहा है सर? मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना होता है? 3 महीने का। तो 3 महीने अगर काउंट करें तो 30 जनवरी, 30 फरवरी, 30 मार्च, तो 30 मार्च तक ऑडिट कंप्लीट की जा सकती थी और इन्होंने 25 मार्च को ही कंप्लीट कर दी। इसका मतलब टाइम लिमिट लैप्स नहीं हुआ है। दूसरा, टैक्स अथॉरिटीज कैन नॉट कंडक्ट द ऑडिट ऑफ 2 फाइनेंशियल ईयर एट अ टाइम। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो चाहे तो 1 साल का कंडक्ट करें, चाहे तो मल्टीपल ईयर्स का कंडक्ट करें या पार्ट ऑफ द ईयर का कंडक्ट करें, वो उनकी मर्जी है। तो यहां पे सर जो ऑडिट है वो कंप्लीटेड हुई है विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। तो ऐसे केस में व्यू ऑफ द अकाउंटेंट इज नॉट करेक्ट और ऑडिट आप मल्टीपल ईयर्स की भी कंडक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपका असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर। अब हम बात करते हैं इंस्पेक्शन एंड सर्च सीजर की। इंस्पेक्शन एंड सर्च सीजर। चलिए सर, अभी तक हम जो असेसमेंट ऑडिट कर रहे थे उसमें तो हम सिर्फ बुक्स के साथ खेल रहे थे। ठीक है, आपके रिकॉर्ड्स क्या हैं, आपने रिटर्न कौन सी फाइल करी, उसके अंदर आपने क्या डिटेल दिया, सही दिया कि नहीं दिया, ये सारी बातों पे अपन काम कर रहे थे। लेकिन सर अब टैक्स है, लोग टैक्स चोरी करने की कोशिश करेंगे, तो चोर जब चोरी करेगा तो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएगा, डेफिनेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाएगा। तो सर वो आउट ऑफ द बुक्स ही कुछ काम करेगा, तो सर हमें भी आउट ऑफ द बुक्स ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? हो सकता है उसके घर पे रेड मारनी पड़े, वहां पे सर्च सीजर करना पड़े, हो सकता है उसको अरेस्ट करना पड़े उससे बातें उगलवाने के लिए। तो ये जो सारे एक्शन लिए जाते हैं वो यहां पे लिए जाते हैं इंस्पेक्शन, सर्च सीजर और अरेस्ट के केस में। देखो, उस पे जाने से पहले मैं आपको डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की हायरार्की बता देता हूं, काम आएगी। देखो, सबसे ऊपर जो अधिकारी होता है ना, वो होता है प्रिंसिपल कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या नॉर्मल कमिश्नर, जिसको हम बोल सकते हैं। ये सबसे ऊपर वाली हायरार्की पे होता है, सबसे सीनियर ऑफिसर होता है। उसके नीचे आता है सर एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर। उसके नीचे आता है सर डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके नीचे आते हैं सर सुपरिटेंडेंट हो गए, इंस्पेक्टर हो गए या अदर ऑफिसर्स हो गए। तो इस प्रकार की जो हायरार्की है वो चलती है डिपार्टमेंट के अंदर। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं सर? क्योंकि अब हम जो है ना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। तो जब एक्शन बड़ा होगा तो भैया परमिशन भी किसी बड़े अधिकारी की लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब पावर्स हैं तो पावर्स का कहीं छोटे अधिकारी गलत इस्तेमाल ना करें, इसके लिए बड़े अधिकारियों को यह जिम्मेवारी दी गई है कि आप उसके ऊपर क्या रखना, चेक एंड बैलेंसेस रखना। तो पहले बात करते हैं इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन क्या होता है सर? इंस्पेक्शन मतलब सर आप टैक्सपेयर के यहां पे जाकर के खोजबीन करोगे कि कुछ इसने छुपाया तो नहीं है। तो सर इंस्पेक्शन का मतलब है इफ प्रॉपर ऑफिसर, और कब किया जाएगा? प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। समझना, जॉइंट कमिश्नर से नीचे रैंक का अधिकारी अगर इंस्पेक्शन करना चाहता है तो उसकी औकात नहीं है। जॉइंट कमिश्नर या उससे अबव रैंक का अधिकारी होना चाहिए जो ऑथोराइज करेगा इंस्पेक्शन करने के लिए। कर सकते हैं छोटे वाले, लेकिन उनको ऑथोराइजेशन लेना पड़ेगा जॉइंट कमिश्नर एंड अबव रैंक के अधिकारी से। ऐसे ही थोड़ी आप किसी के घर में घुस के आप इंस्पेक्शन करने लग जाओगे। तो उसके लिए आपके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए, मतलब जो जॉइंट कमिश्नर परमिशन दे रहा है ना, उसके पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि जो ये टैक्स पेयर है ना,
इस टैक्स पेयर ने कोई ना कोई ट्रांजैक्शन छुपाई है जो सप्लाई थी और जिसके ऊपर टैक्स बन सकता था, तो ट्रांजैक्शन छुपा करके टैक्स बचाने की कोशिश करी है। दूसरा, उसे लगता है कि इस टैक्सेबल पर्सन ने कोई ना कोई स्टॉक जो है वो छुपा करके रखा है जिसके ऊपर टैक्स बन सकता था, या उसको लगता है कि इस टैक्स पेयर ने ज्यादा आईटीसी ले ली है, जितना आईटीसी इसका नहीं बनता था उससे ज्यादा ले लिया है, या उसे लगता है कि इस टैक्स पेयर ने कोई ना कोई प्रोविजन ऑफ द एक्ट क्या किया है, कॉन्ट्रावेंशन किया है। और उसके अलावा अगर उसे लगता है कि किसी ट्रांसपोर्टर या ओनर और ऑपरेटर ऑफ द वेयरहाउस और गोडाउन ने कोई ऐसे गुड्स रख रखे हैं जिसके ऊपर या तो टैक्स की चोरी हुई है या टैक्स की चोरी की जा सकती है, तो ऐसे केस में जॉइंट कमिश्नर क्या करेगा, किसी प्रॉपर ऑफिसर को ऑथोराइज कर देगा कि जाओ इंस्पेक्शन करके आओ, पर राइटिंग में ये देना पड़ेगा ऑथोराइजेशन, तब जाकर के वो जो ऑफिसर हैं वो यहां पे इंस्पेक्शन करके आ सकते हैं। ध्यान रखना, रीजन टू बिलीव का मतलब क्या होता है कि मतलब आप पूरे तरीके से, आपके पास एविडेंस भी नहीं है कि इस बंदे ने चोरी करी है, और सिर्फ आपको शक भी नहीं है, मतलब शक से ज्यादा है, सस्पिशन से ज्यादा है, लेकिन जो एक्चुअल एविडेंस होते हैं जिससे प्रूव किया जा सके वो भी आपके पास नहीं है, तो आप इंस्पेक्शन करने जाओगे, एविडेंस कलेक्ट करने जाओगे, और कब जाओगे, ये सिनारियोज होंगे तभी आप जाओगे, जॉइंट कमिश्नर एंड अबव रैंक के अधिकारी की परमिशन होगी तभी इंस्पेक्शन किया जा सकता है। अब इंस्पेक्शन किया तो आपको लगा यार ऊपर ऊपर से देखने से तो कुछ मिल नहीं रहा, कुछ ना कुछ इसने छुपा करके रखा है, कुछ ना कुछ इसने छुपा करके रखा है, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, उसको ढूंढने के लिए अलमारी खोलनी पड़ेगी, उसका कोई तहखाना खोलना पड़ेगा। तो सर इंस्पेक्शन की परमिशन से नहीं चलेगा, फिर आपको सर्च और सीजर करना पड़ेगा। अब सर्च और सीजर का मतलब क्या होता है सर, मतलब किसी प्लेस, एरिया, पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को एग्जामिन करना कि भैया कहीं कुछ छुपा तो नहीं रखा, टू फाइंड समथिंग कंसील्ड, और ऐसे एविडेंसेस जिनको छुपा रखा है उनको डिस्कवर करना, इस चीज के लिए क्या की जाती है, सर्च की जाती है। सीजर का मतलब क्या होता है कि जो सामान आपको मिल गया और आपने उसे लीगली अपनी कस्टडी में ले लिया, दैट इज कॉल्ड सीजर। डिपार्टमेंट वालों ने सर्च करी, रेड मारी, और रेड मार के उनको कोई सामान मिला तो वो अपनी कस्टडी में ले लेते हैं लीगली, तो वो क्या हो जाएगा, सीजर हो जाएगा। सर एक बात समझना, सर्च से मतलब क्या है, सर्च को हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं सर, रेड मारना, रेड मार करके जो छानबीन की जाती है उसी को क्या बोलते हैं, सर्च बोलते हैं। लेकिन सर मुझे एक बात बताओ, अगर ये सर्च की पावर हर एक ऑफिसर को दे दी जाती तो सर वो तो अपना खुन्नस निकालते, पर्सनल एजेंडा फॉलो करते। तो अगर मान लो कोई छोटे मोटे ऑफिसर को दे दिया ये पावर, और छोटा मोटा ऑफिसर था, दिमाग थोड़ा कम लगाता था, ईगो जल्दी हर्ट हो जाती थी, तो भैया उसको उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई, ठीक है, तो उसने उसके पिताजी के बिजनेस पे क्या डाल दिया, छापा डाल दिया, तो क्या ये सही है, उसने अपना पर्सनल एजेंडा फुलफिल करने के लिए पावर का क्या किया, मिसयूज किया। उसके रिश्तेदारों से नहीं बनती थी, भैया रिश्तेदारों के घर पे जाकर के पूरा सामान बिखेर दिया सर्च और सीजर के नाम पे, क्या वो सही है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो जो छोटे ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो भैया इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, उनकी ईगो जल्दी हर्ट हो जाती है, तो ऐसे केस में बड़े ऑफिसर्स को यहां पे जिम्मेदारी दी गई कि भैया सर्च और सीजर होगा तो आपकी परमिशन से होगा, तो परमिशन देते वक्त ये बातें ध्यान रखना कि पावर का मिसयूज ना हो। तो सर्च और सीजर की जो पावर है, सर्च और सीजर का ऑथोराइजेशन जो है वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, मतलब जॉइंट कमिश्नर या अबव रैंक के जो अधिकारी हैं वही सर्च और सीजर की परमिशन दे सकते हैं। उसके बाद जब वो ऑफिसर सर्च करने जाएगा तो उसके पास क्या क्या पावर रहेंगी, तो सर पहली बात, वो जब सर्च कंडक्ट करने जाएगा तो वहां पे सर्च करेगा सामान, नाम से क्लियर है भैया, कोई भी गुड्स हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई बुक हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, जिसे वो ढूंढने की कोशिश करेगा, और अगर उसे वो मिल जाएगी तो उसे सीज भी कर सकता है, उसे अपनी कस्टडी में भी ले सकता है। मान लीजिए उसे एक डायरी मिल गई, कच्ची डायरी, जिसके अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स लिखी हुई थी, तो सर वो क्या करेगा, वो डायरी को अपनी कस्टडी में ले लेगा ताकि इसका बाद में यूज किया जा सके एज अ एविडेंस। तो सर्च और सीज करने की पावर है। अब मान लीजिए कोई सामान ऐसा है जो सीज नहीं किया जा सकता, अपनी कस्टडी में नहीं लिया जा सकता, मान लीजिए कोई केमिकल है, अब केमिकल को कस्टडी में कैसे लें सर, हार्मफुल है, तो बोला कि आप वहां पे डिटेन करके आ जाओ, उसको वहीं पे पड़ा रहने दो, लेकिन वहीं पे उसको डिटेन कर दो और बोल दो कि भैया इस सामान को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, तो वो डिटेन भी कर सकता है सीज की जगह। अब मान लीजिए कोई प्रीमाइस है,
कोई एरिया है, कोई अलमीरा है, कोई बॉक्स है। अब आपको लगता है उसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा होगा, लेकिन कोई भी आपको ताले की चाबी नहीं दे रहा, तो सर क्या करोगे? तो आप दया को बोलोगे भैया दरवाजा तोड़ दो, तो आपके पास उस दरवाजे को तोड़ने की, ओपन करने की जो है पूरी परमिशन रहेगी, आप तोड़ सकते हो, खोल सकते हो। अब मान लीजिए फिर भी नहीं हो पा रहा, दया से भी दरवाजा नहीं टूट रहा, तो क्या होगा सर? तो ऐसे केस में फिर उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा, सील लगा दी जाएगी कि भैया तुम हमें नहीं खोलने दे रहे तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें भी नहीं खोलने देंगे। और आपने देखा होगा वो लाल कलर के ठप्पा लगा करके जो सील लगा दी जाती है, ताला लगा दिया जाता है, तो उस प्रकार से प्रेमाइस को सील कर दिया जाएगा, कोई उसके अंदर नहीं जा पाएगा। अब एक बात है सर, जो भी यहां पे सामान सीज किया है, अगर वो सामान आपने सीज क्यों किया? क्योंकि इसका यूज किया जाएगा एज अ एविडेंस जब आप शोकॉज नोटिस वगैरह इशू करोगे। और अगर मान लीजिए आपने शोकॉज नोटिस इशू कर दिया लेकिन उसके अंदर इन चीजों का कोई यूज नहीं किया, तो भैया 30 दिन के अंदर अंदर इन बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स को क्या कर देना? रिलीज कर देना। क्योंकि आपके तो कोई काम के नहीं है, तो आप रिलीज करो ना, आप अपने पास रख के क्यों बैठे हो? तो आपको रिलीज करना पड़ेगा। और कब कब आपको रिलीज करने पड़ेंगे सर? जो बुक, गुड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सीज किए हैं। देखो, आपने सीज किए हैं गुड्स वगैरह कि भैया ये टैक्स पे नहीं करेगा तो हम इस गुड्स को क्या कर देंगे? बेच देंगे। तो जब अगर मान लो टैक्स पेयर आपको उतना पैसा दे देता है, उतना पेमेंट ऑफ टैक्स कर देता है जितना आप बोल रहे हो कि टैक्स का चोरी किया है, या उतने इक्विवेलेंट आपको सिक्योरिटी जमा करवा देता है, तो इसका मतलब सर आपको गुड्स रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब टैक्स पेयर ने आपको उतना पैसा ही दे दिया तो फिर गुड्स रखने की जरूरत क्या है? तो ऐसे केस में उन गुड्स को क्या कर दिया जाएगा? रिलीज कर दिया जाएगा। उसे बोलते हैं प्रोविजनल बेसिस पे रिलीज करना। अब मान लीजिए आपने 6 महीने बैठे रहे, आपने रेड मारी और 6 महीने तक बैठे रहे, आपने कोई शोकॉज नोटिस इशू नहीं किया। अरे भाई रेड मारी है, अगर आपको कुछ गलत मिला है तो शोकॉज नोटिस इशू करो। आप 6 महीने हो गए, आपने कोई शोकॉज नोटिस इशू नहीं किया, इसका मतलब आप खुद ही कामचोर हो। तो आप कामचोर हो तो इसकी सजा टैक्स पेयर क्यों भुगते? तो ऐसे केस में सर अगर नोटिस इशू नहीं किया जाता 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट के द्वारा, तो ऐसे केस में जो गुड्स सब कॉन्फिस्केट किए थे वो रिटर्न करने पड़ेंगे, वापस करने पड़ेंगे। इस 6 महीने को फर्दर 6 महीने से और एक्सटेंड किया जा सकता है। डिस्पोजल ऑफ गुड्स, सर अगर मान लीजिए पेरिशेबल और हजार्डियस नेचर के गुड्स हैं तो वो खराब हो जाएंगे, या फिर हजार्डियस गुड्स हैं, रख नहीं सकते, या स्टोरेज नहीं है आपके पास उतनी, तो उसको बेचा भी जा सकता है। ध्यान रखना, प्रॉब्लम क्या थी सर? जब कोई भी सर्च करने जाएगा तो सर सर्च करने तो छोटे वाले अधिकारी जाएंगे। अब वो क्या करते थे? अपने पावर्स का मिसयूज करते थे। तो कहीं उन पावर्स का मिसयूज ना हो तो उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जो आपको सर्च के दौरान क्या करनी है? ऑब्जर्व करनी है। उन ऑफिसर्स को ध्यान रखना है। क्या करना है सर? जब सर्च कंडक्ट की जाएगी तो जब वो सर्च करने जाएंगे तो उनके पास वैलिड सर्च वारंट होना चाहिए। मैंने बोला था ना कि सर्च वारंट कौन इशू करेगा? जॉइंट कमिश्नर और अबव रैंक का अधिकारी। तो अगर कोई ऑफिसर सर्च करने जा रहा है तो उसके पास वो जॉइंट कमिश्नर और अबव रैंक के अधिकारी का सर्च वारंट होना चाहिए, तभी वो सर्च करने जाएगा। दूसरी बात, जब वो सर्च करने जाएंगे तो पूरी टीम जाएगी और पूरी टीम में एक लेडी ऑफिसर का होना भी जरूरी है। एक लेडी ऑफिसर का होना भी जरूरी है। कल को वहां पे कोई लेडीज हुई तो वो अनकंफर्टेबल ना हो जाए, तो ऐसे केस में सर एक लेडीज का होना भी वहां पे जरूरी है, एक लेडी ऑफिसर का। दूसरा, जो भी ऑफिसर जाएगा सर्च करने उसे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं स्पेशल 26 की तरह फर्जी लोग आ गए रेड मारने और सारा सामान उठा करके ले गए, तो क्या होगा भाई? आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा उसे उस प्रॉपर्टी में जहां पे वो घुस रहा है कि भैया मैं असली जो है ऑफिसर हूं, मैं सर्च करने आया हूं, तो उसे आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा। अब सर कल को मान लो टैक्स पेयर मुकर जाए कि इसके पास तो वैलिड सर्च वारंट ही नहीं था, ये तो ऐसे ही घुस गया था मेरे जगह पे, तो सर ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर को बोला है कि जो तुम वैलिड सर्च वारंट लेकर के जाओगे उसके ऊपर तुम्हें पर्सन इंचार्ज का सिग्नेचर लेना है, ताकि ये तुम्हारे पास एविडेंस रहे कि हम वैलिड सर्च वारंट लेकर के गए थे और हमने दिखाया भी था। और उसके साथ ही साथ 2 विटनेस होंगे वहां पे, इंडिपेंडेंट विटनेस होंगे, उनके भी सिग्नेचर सर्च वारंट पे लिए जाएंगे। उसके बाद सर जो सर्च कंडक्ट करी जाएगी वो पूरी 2 विटनेसेस के सामने कंडक्ट करी जाएगी। कल को ऐसा ना हो कि भाई आपने सर्च के दौरान टैक्स पेयर के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती करी, तो ऐसे केस में वो विटनेस रहेंगे जो इस चीज को विटनेस कर रहे हैं, और बाद में उनसे कोई स्टेटमेंट वगैरह भी लिया जा सकता है। उसके बाद सर क्या होगा? कई बार क्या होता है, किसी के साथ खुन्नस होती है तो ऑफिसर्स अपनी पॉकेट में कोई गलत सामान डाल के ले जाएं
और सर्च कंडक्ट करने के बहाने वहां पे अपनी पॉकेट से निकाल के सामान रख दिया तो मतलब वो इंसान गलत नहीं है टैक्स पेयर, लेकिन उसको गलत साबित करने की कोशिश की गई। तो ऐसे केस में सर जब भी प्रॉपर ऑफिसर एंटर करेगा सर्च करने के लिए तो उसे खुद को ऑफर करना पड़ेगा कि लो भाई मेरी तलाशी ले लो, मैं अपने साथ कोई सामान लेकर के नहीं आया हूं। और जाते वक्त भी उसे अपनी तलाशी देनी पड़ेगी। क्यों सर? मान लो किसी ज्वेलर के यहां पे सर्च करने आया और कोई ज्वेलरी उठा करके ले गया तो सर, तो उसे आते वक्त जाते वक्त अपनी तलाशी देनी पड़ेगी जो ऑफिसर है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, कल को आपने तलाशी ली तो भैया वो अच्छे से आपको निपट लेगा, फिर ईगो हर्ट हो जाती है सर। उसके बाद जब वो सर्च ऑपरेशन कंडक्ट होगा उस दौरान वो सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या चीजें हुई, किस किस बंदे का स्टेटमेंट लिया गया, ठीक है, और क्या क्या चीजें मिली, तो वो सारी चीजों का जो ब्यौरा होता है वो एक डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है जिसे बोलते हैं पंचनामा और महजर ऑफ प्रोसीडिंग शुड बी प्रिपेयर्ड, जिसके साथ जो भी लिस्ट ऑफ थिंग्स आपने डिटेन करी है, सीज करी हैं, उसकी लिस्ट भी लगाई जाएगी और उसके ऊपर पर्सन इन चार्ज और 2 विटनेसेस का सिग्नेचर भी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद अब आपकी सर्च कंप्लीट हो गई तो वैलिड सर्च वारंट जो था ना उसके बैक साइड पे ऑफिसर का नाम लिखा जाएगा जिसने ये सर्च किया है, और ये सर्च वारंट वापस से रिटर्न कर दिया जाएगा उस जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर या अबव रैंक के अधिकारी को जिसने ये सर्च वारंट इशू किया था। ये बेसिक प्रोसेस है सर्च कंडक्ट करने का, टू एंश्योर कि किसी के साथ कोई गलत ना हो। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए आप सर्च का गलत इस्तेमाल कर लो। उसके बाद जो सर्च वारंट है वो क्या होता है, तो सर्च वारंट एक रिटन अथॉरिटी ऑथराइजेशन होता है कि भैया सर्च कंडक्ट की जा सकती है। ये कौन इशू करेगा? बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। उस सर्च वारंट के अंदर कुछ डिटेल्स आएंगी। क्या? एक तो क्या वायलेशन किया है, एक्ट का वायलेशन क्या किया है, दूसरा कहां पे सर्च कंडक्ट की जाएगी, ऐसी क्या गलती करी है जिसकी वजह से सर्च की जा रही है, और किस प्रीमाइस में ये जो है सर्च कंडक्ट की जाएगी। जिस व्यक्ति ने जो सर्च कंडक्ट करी है उसका नाम, पर्सन ऑथराइज्ड टू सर्च, उसका नाम और डेजिग्नेशन, जिसने ये सर्च करने का ऑथराइजेशन दिया है इशूइंग ऑफिसर, उसका नाम और डेजिग्नेशन यहां पे दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ कब इशू किया गया, किस जगह पे इशू किया गया, उसका सीरियल नंबर और पीरियड ऑफ वैलिडिटी। ऐसा ना हो कि सर्च वारंट आज इशू किया गया और उसका 2 साल बाद मिसयूज किया जा रहा है, तो उसके अंदर वैलिडिटी होगा, उतने पीरियड के लिए ही वैलिड रहेगा, उसके बाद उसका यूज नहीं किया जा सकता। अब सर क्योंकि सर्च के दौरान जो ज्यादती होती है उससे सेफगार्ड प्रोवाइड कराना भी जरूरी है, उससे रक्षा करना भी जरूरी है। क्या सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं कि भैया जो भी गुड्स और डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं उसे इनडेफिनेट पीरियड के लिए डिपार्टमेंट अपने पास नहीं रख सकता, वो वापस किए जाने चाहिए। उसकी फोटोकॉपीज और एक्सट्रैक्ट, मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने सीज कर लिए तो उसके फोटोकॉपीज और एक्सट्रैक्ट वगैरह ले सकता है टैक्स पेयर विद द अप्रूवल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। अगर 6 महीने के अंदर नोटिस इश्यू नहीं किया जाता तो सीज्ड आइटम वापस करने पड़ेंगे, और जो जो भी आइटम सीज किए हैं उनका एक लिस्ट बनाया जाएगा, इन्वेंट्री मतलब लिस्ट बनाया जाएगा, ताकि ध्यान रहे कि क्या क्या सामान ये लोग उठा करके लेकर के गए हैं। पेरिशेबल हजार्डियस गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। जो भी सर्च की जाएगी वो एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। उसके बाद सर आता है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब क्या है सर? अरेस्ट सबसे खतरनाक हथियार है सर। बड़े बड़े आदमी को जब अरेस्ट की धमकी दी जाती है तो सर वो सब कुछ उगल देता है। तो सर अरेस्ट बहुत बड़ी चीज है। अरेस्ट मतलब आज आप इंडिपेंडेंट हो, आप खुला कहां पे जाना है कहीं पे जा सकते हो, लेकिन जब आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, आपको एक जगह पर रख दिया जाता है, आपकी इंडिपेंडेंस छीन ली जाती है। तो अरेस्ट का मतलब है टेकिंग कस्टडी ऑफ अ पर्सन अंडर सम लॉफुल कमांड और अथॉरिटी, मतलब लीगली आपको कस्टडी में ले लिया गया है उसे बोलते हैं अरेस्ट। इसका मतलब आपकी जो लिबर्टी है उसे छीन लिया गया, उसे रिस्ट्रेन कर दिया गया बाय पावर और कलर ऑफ लॉफुल वारंट। ठीक है, तो आपसे जो आपकी इंडिपेंडेंस है वो छीन ली गई। ठीक है, आप समझो इस अरेस्ट का कितना गलत मिसयूज हो सकता है। देखो अरेस्ट कब हो सकता है उसकी बात करेंगे, कौन कर सकता है वो बात करेंगे, लेकिन समझो अरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सर अरेस्ट जो ऐसी चीज है जिससे बड़े बड़े लोगों को लाइन पे लाया जा सकता है। आप समझो गवर्नमेंट इसको अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में यूज करती है अरेस्ट को। आज आपने देखा होगा मैक्सिमम जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये क्या है? गवर्नमेंट अपनी पावर्स का यूज करके
मिसयूज करके, और ये अरेस्ट का पावर मिसयूज करती है। तो सर ये जो पावर है उसका मिसयूज ना हो उसके लिए कुछ सेफगार्ड भी प्रोवाइड किए गए हैं, उन सेफगार्ड्स की भी बात करेंगे, और कब अरेस्ट किया जा सकता है उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि अरेस्ट तभी किया जाना चाहिए जब मैटर स्ट्रॉन्ग हो, जब स्ट्रॉन्ग मैटर होगा तभी अरेस्ट किया जाएगा, वरना अरेस्ट छोटी मोटी चीजों के लिए अरेस्ट नहीं किया जाएगा। चलिए, तो कमिश्नर के पास पावर है कि वो किसी प्रॉपर ऑफिसर को ऑथोराइज कर सकता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। सर वो कब ऑथोराइज करेगा? अगर उसे रीजन टू बिलीव है कि उस व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया है। कौन से? सिर्फ 4 ऑफेंसेस को यहां पे कवर किया गया है जिसके लिए जीएसटी के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है, सिर्फ 4 ऑफेंसेस। इन ऑफेंसेस के अलावा अगर कोई ऑफेंस हो ना तो फिर उसको इग्नोर करना, उसमें अरेस्ट नहीं हो पाएगा। पहली बात, सप्लाई कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, बिना इनवॉइस के आपने गुड्स और सर्विस सप्लाई कर दिया, इसका मतलब टैक्स पे नहीं किया, या इनवॉइस इशू कर दिया बिना सप्लाई के, आपने सप्लाई नहीं किया गुड्स और सर्विस, आपने बिना बात के इनवॉइस इशू कर दिया जिसकी वजह से सामने वाले ने क्या ले लिया? आईटीसी ले लिया। उसके बाद आपने गवर्नमेंट के नाम पे टैक्स कलेक्ट कर लिया कस्टमर से कि भाई मैं गवर्नमेंट को जमा करवाऊंगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। कस्टमर ने आपको टैक्स दिया लेकिन आपने 3 महीने तक गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, जब ड्यू डेट थी वहां से 3 महीने तक आपने गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया। उसके बाद आपने आईटीसी ले लिया जबकि आपको नहीं लेना चाहिए था, जब तक आपको गुड्स और सर्विस रिसीव नहीं हो जाते, जब तक आपके पास वैलिड टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके बिना भी अगर आपने आईटीसी ले लिया तो आपने गलत किया। अगर आप ये 4 ऑफेंस कर रहे हो तो और वो ऑफेंसेस में जो टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व है, टैक्स या आईटीसी का जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, तभी आपको अरेस्ट किया जाएगा, वरना आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और इन 4 ऑफेंसेस के अलावा अगर कोई ऑफेंस है, मान लीजिए आपने रिफंड ले लिया और वो भले ही 2 करोड़ से ज्यादा का हो, तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन अगर ये ऑफेंस आपने रिपीट किया, वापस से आपने ये ऑफेंस किया, तो फिर हम 2 करोड़ का लिमिट नहीं देखेंगे। अगर 2 करोड़ से कम का होगा तो भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। इन केसेस में ही आपको अरेस्ट किया जाएगा, वरना आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। देखो, तो सेफगार्ड क्या प्रोवाइड किए गए ताकि आपका ये अरेस्ट की जो पावर है मिसयूज ना की जा सके। तो यहां पे बोला, अगर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब जो ये ऊपर मैंने 4 ऑफेंस बताए हैं, अगर इनका अमाउंट 5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उन्हें बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब सीरियस नेचर के ऑफेंस। तो ऐसे केस में अरेस्ट होता है ना तो बेल भी नहीं मिलती है। तो भैया ऐसे केस में आपको उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्यों अरेस्ट किया गया है, और दूसरा उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश किया जाना चाहिए ताकि आप उसके साथ कुछ गलत ना करो। 24 घंटे के अंदर आप जज के सामने पेश करो, अब जज डिसाइड करेगा कि उस बंदे के साथ क्या करना है। उसके बाद अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया है तो उसे बेल दी जा सकती है असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर के द्वारा। अगर वो बेल में डिफॉल्ट करता है, बेल की जो कंडीशन थी उसमें अगर डिफॉल्ट करता है तो उसे मजिस्ट्रेट की कस्टडी में भेज दिया जाएगा। और जो भी अरेस्ट होंगे वो एज पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग होने चाहिए, उससे बाहर नहीं होने चाहिए। सर अरेस्ट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अरेस्ट का डिसीजन जब लेना है कि भैया किसी बंदे को अरेस्ट करें कि ना करें, तो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो ध्यान रखना, अरेस्ट का डिसीजन लेते टाइम बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे नेचर हो गया, ग्रेविटी हो गया, क्वांटम हो गया, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना घिनौना अपराध आपने किया है, कितने अमाउंट का आपने अपराध किया है। उसी के साथ साथ आपको फैक्ट ऑफ द केस भी देखने पड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हमने अरेस्ट नहीं किया तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगी। मान लीजिए वो पुलिस वाला ही मिला हुआ है तो भैया उस पुलिस वाले को अरेस्ट करना पड़ेगा, तभी इन्वेस्टिगेशन ढंग से हो पाएगी। दूसरा, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम अब्सकॉन्डिंग, अगर उसे अरेस्ट नहीं किया तो भैया वो देश छोड़ के भाग जाएगा, तो उसे अरेस्ट कर लो। टू प्रिवेंट टैंपरिंग विद एविडेंस, मान लीजिए कोई बहुत इन्फ्लुएंसिंग पर्सन है तो वो बंदा क्या करेगा, अगर उसे खुला छोड़ दिया गया तो वो एविडेंसेस के साथ क्या करेगा, टैंपरिंग करेगा, उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, तो ऐसे बंदे को क्या करो, अरेस्ट कर लो। उसके बाद इंटेंट टू इवेड ड्यूटी, अब हमें क्लियरली पता लग रहा है कि ये बंदे ने जानबूझ के क्या कि इसका इंटेंशन था ड्यूटी चोरी करना, तो भैया ऐसे बंदे को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। इंटीमिडेटिंग ऑफ इन्फ्लुएंसिंग विटनेस, मान लो सर एक तो एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करना, और अगर मान लीजिए इतना इन्फ्लुएंसिंग बंदा है वो गवाहों को भी इंटीमिडेट कर सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है,
मान लीजिए गवाह को अपहरण कर लिया तो ऐसे बंदे को भैया पहले ही अरेस्ट कर लिया जाना चाहिए, इससे पहले कि वो गवाह को इन्फ्लुएंस करे। लार्ज अमाउंट ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स, बहुत बड़ा घपला आपने किया है तो भैया अरेस्ट किया जाना चाहिए। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अरेस्ट का जो डिसीजन है वो लिया जाना चाहिए। उसके बाद सर पावर टू समन, देखो अब पावर टू समन क्या है, एक नई आपको पावर दी गई है। क्या सर, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आप एक्शन ले रहे हो उसको तो आप अरेस्ट भी कर सकते हो, इंस्पेक्शन भी कर सकते हो, सर्च सीजर भी कर सकते हो। मान लीजिए एक्स नाम के बंदे ने कुछ गलत किया, अब उसके बारे में वाई के पास इंफॉर्मेशन है, तो अगर हम वाई को बुला करके उससे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर को पावर दी गई है पावर ऑफ समन की। तो ड्यूरिंग द इंक्वायरी अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें इंफॉर्मेशन या एविडेंसेस मिल सकते हैं तो उसे सम्मन इशू किया जाएगा, बुलावा आएगा सर, उस बुलावे पे उसको जाना पड़ेगा और वो जाएगा तो उसकी ड्यूटी है कि वो ऑफिसर के सामने जाए, उसे एविडेंसेस प्रोवाइड कराए, जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो प्रोवाइड कराए और जो भी बोले वो सच बोले। या तो वो खुद चला जाए जिसको बुलावा आया है या फिर वो अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है जो उसके बिहाफ पे जाकर के आएगा ऑफिसर के पास। हाँ, अगर वो नहीं जाता है तो ऐसे केस में 25,000 रुपए तक की पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। अब सम्मन भी क्या होता है, लोग सम्मन का भी गलत इस्तेमाल करते हैं ऑफिसर। मान लो किसी ऑफिसर को मन किया कि आज यार अडानी से मिलना है तो अडानी को सम्मन इशू कर देगा सर। अगर किसी ऑफिसर को लगा कि यार आज दीपिका पादुकोण से मिलते हैं तो दीपिका पादुकोण को सम्मन इशू कर देगा सर। तो ऐसे गलत इस्तेमाल ना हो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि सम्मन इशू करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सम्मन को एज अ लास्ट रिजोर्ट यूज करना है। अगर असेसी आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, अगर कोऑपरेट कर रहा तो फोन पे ईमेल पे डिटेल्स ले लो, अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो आपको ये सम्मन का यूज करना है। और ये सम्मन का यूज आप टॉप मैनेजमेंट के लिए नहीं करोगे, जैसे कोई सीईओ हो गया, सीएफओ हो गया, इन सब चीजों के लिए आप यूज नहीं करोगे। तो मतलब सम्मन की पावर छोटे लोगों पे इस्तेमाल करो, बड़े लोगों पे इस्तेमाल मत करो। पावर ऑफ सम्मन इशू आप तभी करोगे सम्मन जब वहां पे इंक्वायरी की जा रही है और अटेंडेंस नेसेसरी है। बिना अटेंडेंस के काम नहीं हो पाएगा, अगर बिना अटेंडेंस के काम हो रहा है तो कर लो सर। जो लैंग्वेज ऑफ सम्मन है वो हार्श और इलीगल नहीं होनी चाहिए जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस हो और एम्बैरेसमेंट हो। मान लीजिए सर आपने सम्मन इशू किया तो उसमें बहुत गाली गलौज कर दिया, उसके अंदर उसको बोला कि भाई साहब आजा, चोर है तू, फटाफट आना पड़ेगा तेरे को वरना तेरे को उठा करके ले जाएंगे, ये वो, मतलब आपने बहुत गाली गलौज कर दिया, तो क्या ऐसा चलेगा सर? सर प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल एक आपका सम्मान होना चाहिए, उसको डायरेक्टली बोलो कि भाई साहब ये इंक्वायरी चल रही है, उस दौरान आपको इतनी बजे इतनी जगह पे इस जगह पे आपको आना है, ठीक है, और आपको जो भी है चीजें बतानी है। तो सिंपल एक सम्मान होना चाहिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो हार्श और इलीगल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो रिटन परमिशन है वो लेनी पड़ेगी फ्रॉम द असिस्टेंट कमिश्नर और अबव रैंक के अधिकारी से। अब क्योंकि समन बहुत बड़ी पावर नहीं है तो ऐसे केस में असिस्टेंट कमिश्नर और अबव रैंक के अधिकारी को पावर दे दी गई है कि समन इशू किया जा सकता है। समन बार बार इशू नहीं करना, मिनिमम अपीयरेंस आप करो कि भैया एक दो बार में काम हो जाए तो सबसे बेस्ट है, ज्यादा बार बार समन इशू करने से कोई फायदा नहीं है। रिस्पेक्ट करो टाइम ऑफ अपीयरेंस की, ज्यादा लंबे टाइम के लिए वेट मत करवाओ। नॉर्मली जो स्टेटमेंट है वो ऑफिस आवर्स के दौरान ही रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अब जो स्टेटमेंट दिया जाएगा समन के दौरान, जब बुलाया जाएगा वहां पे स्टेटमेंट देगा तो उस स्टेटमेंट का यूज एज अ रिलायबल एविडेंसेस किया जा सकता है ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग बाय द कोर्ट। कोर्ट को लगता है कि हाँ यार इसने जो एविडेंस दिया है वो काम आ सकता है तो उसे एज अ एविडेंस भी काम में लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस, ठीक है, बिजनेस प्रीमाइस में एक्सेस, ये भी एक पावर दी गई है। सर नॉर्मल आप इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, अरेस्ट करने जाओगे तो आप चले जाओगे, लेकिन नॉर्मल आपको ऑडिट करने जाना है, ठीक है, या कोई स्क्रूटनी असेसमेंट चल रहा है तब आपको जाना है, या नॉर्मल अदर कामों के लिए जाना है, तो सर ऐसे केस में आपके पास कहां से पावर आती है कि आप टैक्स पेयर के यहां पे जा सकते हो? तो वो पावर आती है एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस से। जब भी कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो ऑफिसर जो कि ऑथराइज्ड है बाय द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, तो जॉइंट कमिश्नर अबव रैंक के अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसे एक्सेस होगा बिजनेस प्रीमाइस का, वहां जा सकता है। ऑडिट, स्क्रूटनी, वेरिफिकेशन, किसी प्रकार की प्रोसीडिंग चल रही होती है तो वो क्या करेगा, वहां पे जाएगा और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना यहां पे गुड्स को इंस्पेक्ट करने का पावर नहीं दिया गया है, तो उसके पास पावर सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ही इंस्पेक्ट करने का है।
तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ द प्रीमाइस, तो वो ड्यूटी होगी टैक्स पेयर की कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं वो प्रोवाइड कराए जाएं। ऐसा ही ऑडिट के दौरान भी हो सकता है, ऑडिट के दौरान भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। कौन से सर? एक तो जो रिकॉर्ड्स वो प्रिपेयर और मेंटेन करता है, सारे रिकॉर्ड्स। उसके अलावा ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, एनी अदर एलिमेंट रिकॉर्ड, ये जो सारे रिकॉर्ड्स है ये प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। अब सर कल को मान लो ऑफिसर गया, ठीक है, कि भैया चलो जाते हैं और रेड मारते हैं। अब जब वो गया तो सर उस दौरान क्या हुआ, उसको मान लो पकड़ के और पीट दिया टैक्स पेयर ने, तो सर तो उसके साथ कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो लड़ सकें या फिर उसकी सुरक्षा कर सकें। तो भैया उसको हेल्प करने आएंगे पुलिस वाले, रेलवे वाले, कस्टम वाले, या स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑफिसर्स हैं, जीएसटी या लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले, या ऑल विलेज ऑफिसर्स, ये सब उसकी हेल्प करेंगे। अगर वो हेल्प मांगेगा तो ये लोग उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है सर, चलिए इंस्पेक्शन सर्च सीजर का चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट द सेफगार्ड प्रोवाइडेड इन सेक्शन 67, मतलब इंस्पेक्शन के दौरान, सर्च सीजर के दौरान क्या सेफगार्ड दिए गए हैं। तो यहां पे बोला सर, एक तो जो भी आपने सीज किया है डॉक्यूमेंट, गुड्स, थिंग्स, वो बियॉन्ड पीरियड नेसेसरी आपको नहीं रखना। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप उठाओगे उसकी फोटोकॉपीज, एक्सट्रैक्ट वगैरह लिए जा सकते हैं टैक्स पेयर के द्वारा। 6 महीने के अंदर आप नोटिस इशू नहीं करते हो तो वो गुड्स वगैरह आपको रिटर्न करने पड़ेंगे, जिसे 6 महीने से और बढ़ाया जा सकता है। इन्वेंट्री लिस्ट बनाई जानी चाहिए, कौन कौन से गुड्स आपने सीज किए हैं। पेरिशेबल, हजार्डस नेचर्स के गुड डिस्पोज कर दिए जाएंगे, और जो भी सर्च सीजर होगा वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद डिस्कस द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व बाय इशूइंग सम्मन इशू करते टाइम क्या ध्यान रखना है। तो सर जहां पे जस्टिफाइड नहीं है वहां पे आप सम्मन मत दो। अटेंडेंस ऑफ द पर्सन इज कंसीडर्ड नेसेसरी, तभी आप क्या दो, सम्मन दो। बार बार इशू नहीं किया जाना चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ अपीयरेंस होना चाहिए, टाइम का रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, जिस टाइम बुलाया उसी टाइम आप अवेलेबल हो, और रिकॉर्ड करने चाहिए ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ये आपको प्रिकॉशंस जो है ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस प्रकार से जो आपका इंस्पेक्शन सर्च चैप्टर है, बाकी क्वेश्चन जो है ना स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, स्ट्रेट डायरेक्टली जो आपको क्वेश्चन दिए गए वो क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए इंस्पेक्शन कब किया जा सकता है, तो ये 5 रीजन मैंने आपको बताए थे। उसके बाद आपका सर्च वारंट कौन इशू करेगा, उसके अंदर क्या होगा, डायरेक्टली पॉइंट्स लिखने हैं। तो इनके अंदर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चैप्टर इसीलिए खास है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करने का भी मौका बढ़िया तरीके से मिलता है। अब आ जाइए सर लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। तो सर ये चैप्टर क्या बोलता है, सर नॉर्मली लायबिलिटी टू पे तो भाई उसी की आएगी जिसने लायबिलिटी इन करी है, जो बिजनेस कर रहा है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वही लायबिलिटी पे करेगा। तो सर इस चैप्टर का होने का क्या पर्पस है। तो सर कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे डायलेमा आ जाता है कि कौन पे करेगा एक्चुअल में लायबिलिटी, तो उसको दूर करने के लिए ये चैप्टर है। इसमें अलग अलग केसेस डिस्कस करे हुए हैं, कौन लायबिलिटी पे करेगा देखना। पहला केस, लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। मान लीजिए अगर ए ने अपना बिजनेस बी को ट्रांसफर कर दिया तो लायबिलिटी कौन पे करेगा। मान लीजिए अगर बिजनेस 1 सितंबर को ट्रांसफर किया है तो ध्यान रखना, एक तो लायबिलिटी होगी 1 सितंबर से पहले वाली, तो उसके लिए ट्रांसफरर जो ट्रांसफर कर रहा है और जो ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है, दोनों लायबल होंगे। क्योंकि भैया जिस पीरियड की लायबिलिटी है उस दौरान ट्रांसफरर उसका मालिक था, और ट्रांसफरी ने अगर वो बिजनेस खरीदा तो सोच समझ के ही खरीदा होगा। तो लायबिलिटी फॉर द पीरियड अप टू ट्रांसफर, बोथ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी शैल बी लायबल जॉइंटली एंड सेवरली। अगर बाद की बात करें, जैसे 1 सितंबर को ट्रांसफर हो गया, उसके बाद की लायबिलिटी की बात करें, तो सर उसके लिए जो लायबल होगा वो सिर्फ ट्रांसफर ही होगा, क्योंकि ट्रांसफर ने तो अपना बिजनेस बेच दिया, अब उसे कोई मतलब नहीं है। आफ्टर ट्रांसफर के लिए ओनली ट्रांसफर शैल बी लायबल। ट्रांसफर कैसे हो सकता है सर, बिजनेस को सेल किया जा सकता है, गिफ्ट किया जा सकता है, लीज पे दिया जा सकता है, लाइसेंस पे दिया जा सकता है, या सोल प्रोप्राइटर की मान लो डेथ हो गई तो बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद अगर कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो कंपनी से कैसे पैसा वसूला जाए, कौन लायबिलिटी पे करेगा। अगर मान लीजिए डायरेक्टर्स है प्राइवेट कंपनी के तो उनकी क्या लायबिलिटी है, इसके बारे में बात करेंगे, समझना। अगर मान लीजिए कोई कंपनी बंद होने जा रही है, इसका मतलब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, तो कंपनी जब बंद होती है तो उसके लिए एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है, जो कंपनी की सारी एसेट्स को बेच के पैसा रिकवर करता है और जिन जिनकी लायबिलिटी होती है उनको पे करता है। तो भैया जब लिक्विडेटर अपॉइंट होगा इसका मतलब कंपनी बंद होने वाली है, तो उसे 30 दिन के अंदर अंदर, उसको जब अपॉइंट किया गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे इंटीमेट करना है कि भैया उसे अपॉइंट किया गया, किसको, कमिश्नर को इंटीमेट करना है।
अब कमिश्नर क्या करेगा, अब कमिश्नर को पता लग गया कि भैया ये कंपनी बंद होने वाली है, तो वो अपने छोटे मोटे ऑफिसर्स को बुलाएगा, उनसे इंफॉर्मेशन मंगवाएगा और उन्हें बोलेगा डिसाइड करो इस कंपनी से कितना पैसा लेना है। तो भैया यहां पे अमाउंट डिसाइड करके वो अमाउंट बता देगा लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर को बता देगा कि भैया जीएसटी का इतना टैक्स और इंटरेस्ट पेनल्टी इस कंपनी से बनता है, हमें पे करके कंपनी बंद करना। 3 महीने के अंदर अंदर ये अमाउंट जो है वो लिक्विडेटर को बताया जाएगा कमिश्नर के द्वारा, जब उसे इंटीमेट किया गया उसके 3 महीने के अंदर। उसके बाद वो लिक्विडेटर जो है वो लायबिलिटी अरेंज करके और जीएसटी का पे कर देगा। लेकिन समझना, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी से हम ड्यूज रिकवर नहीं कर पा रहे, उस कंपनी की उतनी एसेट नहीं है, उससे हम ड्यूज रिकवर नहीं कर पा रहे जीएसटी के, तो क्या होगा सर, तो उस कंपनी को चलाने वाले जो डायरेक्टर्स हैं उनसे पैसा रिकवर किया जाएगा। इफ प्राइवेट कंपनी इज अनेबल टू क्लियर द ड्यूज, तो एवरी पर्सन हु हैज बीन डायरेक्टर ड्यूरिंग दैट पीरियड, जिस पीरियड के रिलेटेड वो ड्यूज हैं, उस पीरियड में जो जो भी बंदा डायरेक्टर था उस कंपनी का, उससे क्या किया जाएगा, रिकवरी किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि भैया जो ये आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो ना, that cannot be attributable to gross negligence, malfeasance or breach of duty on his part। इसका मतलब डायरेक्टर अगर प्रूव कर दे कि जो आप पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं किया है, मैंने कोई मेरा नेग्लिजेंस नहीं था, तो ऐसे केस में फिर डायरेक्टर से पैसा रिकवर नहीं किया जाएगा, भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो। अगर मान लीजिए प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, तब भी आप कंपनी के जो लायबिलिटीज हैं वो डायरेक्टर से रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर डायरेक्टर के ऊपर कोई पर्सनल पेनल्टी लगाई गई है तो वो डायरेक्टर से रिकवर किया जा सकता है, भले कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाए। ये बात समझ में आया सर? उसके बाद फर्म की बात करेंगे। अगर फर्म, पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है यहां पे, अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई लायबिलिटी है तो उसके जो पार्टनर्स है ना वो भी उस लायबिलिटी के लिए इक्वली लायबल होते हैं। तो फर्म की जो भी लायबिलिटी है टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी की, उसके लिए फर्म और उसके सारे पार्टनर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। ध्यान रखना, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी लायबिलिटी कब तक रहेगी, तो भैया जो कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है ना तो उसे कमिश्नर को बताना है 1 महीने के अंदर कि भाई मैं इस फर्म से जा रहा हूं, मेरा इस फर्म से कोई लेना देना नहीं है, 1 महीने के अंदर। अगर उसने 1 महीने के अंदर बता दिया तो भैया वो रिटायरिंग पार्टनर जो है ना, वो जब तक वो रिटायरमेंट नहीं लेता है तब तक के लिए वो लायबल रहेगा। अगर उसने 1 महीने के अंदर नहीं बताया तो जब तक वो इंटीमेशन नहीं देता तब तक के लिए वो लायबल रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक पार्टनर है, वो 1 अप्रैल 2026 को क्या करता है, फर्म छोड़ता है, तो उसे 1 मई 2026 तक बताना है कि भैया मैं छोड़ चुका हूं कमिश्नर को। अगर उसने 1 मई 2026 तक बता दिया तो भैया 1/4/2026 से पहले वाले पीरियड की जो लायबिलिटी है ना उसी के लिए रिटायरिंग पार्टनर लायबल रहेगा। लेकिन मान लीजिए उसने 1 जुलाई को इंटीमेट किया, किसको, कमिश्नर को, कि भैया उसने 1 अप्रैल को फर्म छोड़ दी, इसका मतलब वो लेट हो गया 1 महीने से, तो अब 1 जुलाई को जब उसने इंटीमेट किया है वहां तक की लायबिलिटी के लिए ये क्या रहेगा, लायबल रहेगा रिटायरिंग पार्टनर। इस बात को ध्यान से देख लेना, ठीक है सर। उसके बाद अदर प्रोविजन, मान लीजिए माइनर बंदा है। अब माइनर है तो वो खुद का बिजनेस खुद नहीं चला सकता, या कोई इनकैपेसिटेड पर्सन है, भाई जो अपनी संपत्ति खुद नहीं संभाल सकता, कोई पागल हो सकता है, तो उसकी जगह पे उसके गार्जियन, उसके ट्रस्टी, उसके एजेंट काम करते हैं। तो सर जब उसकी जगह पे गार्जियन, ट्रस्टी और एजेंट बिजनेस चला रहे हैं तो लायबल भी कौन होगा, वो गार्जियन, ट्रस्टी और एजेंट होंगे। जब वो माइनर मेजर हो जाएगा तो गार्जियनशिप, ट्रस्ट और जो भी था वो ब्रेक हो जाएगा, तो ऐसे केस में जो बोर्ड और बेनिफिशियरी है जिसके लिए वो बिजनेस चलाया जा रहा था वो खुद लायबल हो जाएंगे, माइनर बंदा खुद लायबल हो जाएगा जब वो मेजर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस या इस्टेट है, ठीक है, प्रॉपर्टी या बिजनेस है, वो कोर्ट ने किसी कोर्ट ऑफ बोर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टर, रिसीवर और मैनेजर के हवाले कर दिया। जब किसी बंदे से कोई प्रॉपर्टी बिजनेस नहीं संभल रहा था, मान लो सर ये निकल गया अपना जो विजय माल्या, उसकी प्रॉपर्टी पीछे रह गई, उसका बिजनेस रह गया, उसके लिए, उसको चलाने के लिए कोर्ट ने इन्हें अपॉइंट कर दिया। अब ये लोग अगर उसका बिजनेस चला रहे हैं तो लायबिलिटी भी किन की होगी, इन लोगों की ही होगी। प्रिंसिपल एजेंट की ट्रांजैक्शन में सर एजेंट प्राइमरीली लायबल रहेगा, लेकिन क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे सारा काम कर रहा है तो एजेंट और प्रिंसिपल क्या होंगे, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होंगे।
इन केस ऑफ पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, एओपी और डिसोल्यूशन फॉर फर्म, मान लीजिए कोई एचयूएफ है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, फर्म है, उनका बंटवारा हो जाता है, उनका डिसोल्यूशन हो जाता है, तो भैया जब तक वो डिसोल्यूशन और बंटवारा नहीं हो जाता तब तक तो सारे लोग मेंबर थे, तब तक तो सारे लोग पार्टनर थे, तो जब तक बंटवारा या डिसोल्यूशन नहीं हो जाता, अगर तब तक की कोई लायबिलिटी है तो उसके लिए सारे मेंबर और पार्टनर क्या होंगे, लायबल होंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसका बिजनेस कंटिन्यू किया जाता है, तो भैया जो बंदा बिजनेस उसका कंटिन्यू कर रहा है फिर उसी बंदे को उसकी लायबिलिटीज चुकानी पड़ेंगी। लीगल रिप्रेजेंटेटिव और अदर पर्सन हु इज कैरिंग द बिजनेस शैल बी लायबल। अगर मान लीजिए बिजनेस बंद कर दिया जाता है तो भैया उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है कि जितनी लायबिलिटी वो उसकी प्रॉपर्टी को बेच के चुका सकता है वो उसे चुकानी पड़ेगी। उसके बाद डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, अगर मान लीजिए कोई फर्म, एओपी या एचयूएफ बंद हो जाता है तो ऐसे केस में सर जब तक वो बंद नहीं होता तब तक के लिए पार्टनर मेंबर सब लायबल रहेंगे। इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, मान लीजिए सर पहले ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, अब इसमें से डी चला गया और ई नया पार्टनर आ गया, इसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो इसमें बोला गया भाई जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ उससे पहले वाले पीरियड के लिए ये चारों तो लायबल रहेंगे, बल्कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो भी लायबल रहेगा, पांचों लायबल रहेंगे। पार्टनर और मेंबर एज एग्जिस्टेड बिफोर और आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन शैल जॉइंटली एंड सेवरली बी लायबल। ठीक है सर। उसके बाद अब देखो अमालगमेशन और मर्जर ऑफ जब कंपनीज होता है तो क्या होता है, ऑर्डर पास किया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसके बाद कंपनीज का क्या होता है, अमालगमेशन और मर्जर होता है। अब कोर्ट का ऑर्डर हो सकता है रिट्रोस्पेक्टिव डेट से पास किया हो, मान लीजिए 1 सितंबर को ऑर्डर पास किया लेकिन जो ऑर्डर एप्लीकेबल है वो 1 अप्रैल से है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल से ही दो कंपनीज क्या हो गई, अमालगमेट हो गई, लेकिन उसका ऑर्डर कब पास हुआ है, 1 सितंबर को। तो सर किसी को सपना थोड़ी आ रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से उनको मर्ज कर दिया जाएगा, तो भैया जीएसटी को तो तभी पता चलेगा जब ऑर्डर पास होगा। तो भैया जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो 1 सितंबर से कैंसिल किया जाएगा, ना कि रिट्रोस्पेक्टिव डेट से। तो भैया इसका मतलब ए और बी कंपनीज 1 अप्रैल से लेकर के 1 सितंबर तक, मतलब इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर से लेकर के डेट ऑफ अमालगमेशन ऑर्डर तक ये लोग क्या थे, अलग अलग थे। तो इनके बीच में होने वाली जो भी ट्रांजैक्शन है वो सप्लाई होगी और उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक बात है सर। ये आपका लायबिलिटी चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोविजन रिलेटिंग टू लायबिलिटी ऑफ जीएसटी इन केस ऑफ कंपनी लिक्विडेशन। तो भैया सबसे पहले लिक्विडेटर जो अपॉइंट होगा वो 30 दिन में अपने अपॉइंटमेंट के बारे में बताएगा। फिर कमिश्नर अमाउंट असर्टेन करेगा, कितना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करना है, वो डिटेल्स 3 महीने के अंदर लिक्विडेटर को बताएगा। ठीक है। उसके बाद अगर प्राइवेट कंपनियां उससे ड्यूज नहीं रिकवर हो पा रहे तो भैया जो उसका डायरेक्टर है उससे रिकवर किए जाएंगे, और डायरेक्टर शैल नॉट बी लायबल अगर वो प्रूव कर देता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी। ठीक है। चलिए देखो ये जो चैप्टर है ना लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस, ये चैप्टर बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, और पूछा भी जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि भाई लिक्विडेशन के केस में क्या होगा, पार्टनर अगर फर्म छोड़ देगा, रिटायर हो जाएगा तो क्या होगा, किसकी लायबिलिटी होगी। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे मैं ज्यादा क्वेश्चंस पे फोकस नहीं कर रहा हूं, आप डायरेक्टली रीड करोगे तो आपको डायरेक्टली नोट से मिल जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं एडवांस रूलिंग। नेक्स्ट चैप्टर एडवांस रूलिंग। सर एडवांस रूलिंग क्या होता है, आप मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हो जीएसटी के अंदर, लेकिन आपको नहीं पता कि वो ट्रांजैक्शन करेंगे तो मेरे साथ क्या होगा, मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा क्या वो सप्लाई होगा कि नहीं होगा, अगर जीएसटी पे करना पड़ेगा तो कितना पे करना पड़ेगा। कल को अगर मैंने गलत पे कर दिया, मान लो मैंने 5% जीएसटी पे कर दिया और डिपार्टमेंट मेरे को बोले कि भाई 18 पे करना था, तो मेरे साथ तो गलत हो जाएगा सर, मैंने तो 5% जीएसटी समझ के ट्रांजेक्शन करी थी लेकिन यहां पे तो 18 थी। तो ऐसे केस में सर फ्यूचर में टैक्सपेयर और डिपार्टमेंट के बीच में झगड़े ना हो, इसके लिए टैक्सपेयर को क्या दिया गया, एक मौका दिया गया कि आप क्या करो, एडवांस रूलिंग ले लो। एडवांस रूलिंग ले लो मतलब पहले ही आप रूलिंग ले लो, पहले ही आप एक अथॉरिटी बना दी जाएगी, एक कोर्ट बना दिया जाएगा जहां पे आप चले जाना और उन्हें बता देना कि मैं ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं, तो वो तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें उसे सप्लाई मानना है कि नहीं मानना है, कितना टैक्स रेट, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, जिसे बोलते हैं एडवांस रूलिंग। एडवांस में ही आपको रूलिंग देकर के बता दिया जाएगा कि आपके ट्रांजैक्शन का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। उससे क्या होगा सर, सर्टेनिटी आ जाएगी कि भैया क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है, उससे लिटिगेशन कम होगा, ये सारे फायदे होंगे सर।
तो अब इसके बारे में क्या बोला है सर, एडवांस रूलिंग का मतलब है ऐसा डिसीजन जो प्रोवाइड किया गया बाय द अथॉरिटी टू एन एप्लीकेंट, जो अप्लाई करेगा उसको दिया जाएगा किसके द्वारा, जो अथॉरिटी बनाई गई है इस चीज के लिए, ऑन क्वेश्चन रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बीइंग अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन। ध्यान रखना, आप एडवांस रूलिंग जो ट्रांजैक्शन आप फ्यूचर में करने वाले हो उसके लिए भी ले सकते हो, जो ट्रांजैक्शन आपने ऑलरेडी कर ली है उसके लिए भी आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए रूलिंग ले सकते हो। सर कौन से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, सर आप पूछ सकते हो कि आपका गुड्स और सर्विस किस चीज में क्लासिफाई किया जाए, क्लासिफिकेशन मतलब इसे गुड्स मानूं, सर्विसेज मानूं तो कितने रेट पे मानूं, उसके अलावा कब इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा, कब इसका वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, आईटीसी मुझे मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी आएगी इसके ऊपर, ये ट्रांजैक्शन सप्लाई भी होगा कि नहीं होगा, मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है कि नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब एक तरीके से चैप्टर्स के नाम लिखने हैं आपको, चैप्टर्स के नाम लिखने हैं, ठीक है सर। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किन क्वेश्चंस को आप वहां पे नहीं पूछ सकते। सर मान लीजिए कोई मैटर आपका ऑलरेडी किसी प्रोसीडिंग में पेंडिंग है, मान लीजिए एक मैटर ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा है, ट्रिब्यूनल में चल रहा है, तो भैया वहां पे फैसला हो जाएगा ना, फिर यहां पे क्यों परेशान कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी एक ऐसा मैटर है जो ऑलरेडी किसी कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल में डिसाइड हो चुका है, तो भैया फिर यहां पे क्यों माथापच्ची कर रहे हो, तो यहां पे उन क्वेश्चंस को आप नहीं पूछ सकते। तो ध्यान रखना, क्वेश्चंस ऑलरेडी पेंडिंग इन एनी प्रोसीडिंग या ऑलरेडी डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आप यहां पे नहीं पूछ सकते, उनके ऊपर आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। कौन ले सकता है सर एडवांस रूलिंग, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन हो चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, दोनों ही एडवांस रूलिंग ले सकते हैं, अपनी मर्जी है, जो लेना चाहे वो ले सकता है एडवांस रूलिंग, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद सर कौन देगा एडवांस रूलिंग, इसके लिए दो अथॉरिटीज बनाई गई हैं। सबसे पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जिसे हम बोलते हैं AAR। अगर मान लो इससे फैसला नहीं हो पा रहा या इसके फैसले के अगेंस्ट अपील करनी है तो कहां होगी, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, ये अथॉरिटीज बनाई गई हैं। सर ये अथॉरिटीज जो बनाई गई है ना वो हर स्टेट में अलग अलग बनाई गई है, इसका मतलब जो ये अथॉरिटीज हैं वो SGST और UTGST एक्ट में बनाई गई हैं। तो राजस्थान में अलग होगी, पंजाब में अलग होगी। तो सर इनका जो यूज है, क्या ये IGST के बारे में कोई डिसीजन नहीं देंगे सर, CGST के बारे में कोई नहीं देंगे सर, इन्हीं का डिसीजन CGST IGST पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप पूछना चाहते हो कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगा, तो भैया ये क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई भी आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। क्यों सर, क्योंकि जो ये अथॉरिटीज हैं वो स्टेट के द्वारा बनाई गई हैं, जिस स्टेट के पास जाओगे वो बायस हो जाएगा कि भैया मेरे स्टेट में प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए ताकि मेरे स्टेट को रेवेन्यू मिले। तो ऐसे केस में सर आप प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड क्वेश्चन आप लेकर के एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकते। तो अथॉरिटीज मेड अंडर स्टेट UTGST एक्ट, यही CGST SGST में भी काम करेंगी। ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर या अबव रैंक के जो अधिकारी हैं उनको एज अ मेंबर ऑफ दिस अथॉरिटी या इस अथॉरिटीज में जज बना करके भेजा जाता है। अब सर ये जो रूलिंग होगी किस किस पे एप्लीकेबल होगी, सर ये रूलिंग जिसने अप्लाई किया था उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, और उसके रिलेटेड जो ऑफिसर है, जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। सर मान लो एक रूलिंग मेरे दोस्त ने ले ली, मैं भी सेम तरीके की ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, तो क्या मैं उस रूलिंग का यूज कर सकता हूं, नहीं सर, ये रूलिंग उसी के ऊपर एप्लीकेबल है जिसने ये रूलिंग लिया है। मैं एज अ उसका दोस्त मैं उसकी रूलिंग यूज नहीं कर सकता, वो रूलिंग सिर्फ उसके ऊपर और उसके ऑफिसर के पास ऊपर एप्लीकेबल है। रूलिंग शैल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सच एप्लीकेंट, कंसर्न्ड ऑफिसर और जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर फॉर सच एप्लीकेंट, अदर पर्सन कैन नॉट यूज। ठीक है। दूसरा, ये जो रूलिंग है क्या मुझे हर साल लेनी पड़ेगी, नहीं सर, एक बार आपने ले ली तो इनडेफिनेट पीरियड के लिए रूलिंग काम करेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर बीच में लॉ चेंज हो जाता है जिसके बेसिस पे रूलिंग दी गई थी, या फैक्ट ऑफ द केस चेंज हो जाते हैं जिसके बेसिस पे रूलिंग दी गई थी, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, तो ऐसे केस में फिर रूलिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, फिर वो रूलिंग काम नहीं करेगी। अगर आपने वो रूलिंग फ्रॉड करके लिया है, या आपने मिस रिप्रेजेंटेशन गलत बातें बता करके लिया है, या फैक्ट्स को छुपा करके लिया है, तो सर वो जो रूलिंग है ना वो शुरुआत से ही वॉइड मानी जाएगी, क्योंकि आपने सर धोखा करके अगर रूलिंग ली है तो वो रूलिंग वैलिड नहीं है। उसके बाद ध्यान रखना, अगर मान लीजिए रूलिंग में कोई गलती हो जाती है,
तो उसे अमेंड किया जा सकता है। जिस अथॉरिटी ने वो रूलिंग सुनाई है वही अमेंड कर सकता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम दी ऑर्डर। ठीक है, अगर नोटिस किया जाता है अथॉरिटी के द्वारा या उनके नोटिस में लाया जाता है एप्लीकेंट या ऑफिसर के द्वारा। ठीक है, तो अगर एप्लीकेंट के अगेंस्ट एडवर्स ऑर्डर पास होगा तो उससे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है सर, चलिए अब हम बात करेंगे प्रोसीजर की, कैसे आपको अप्लाई करना है एडवांस रूलिंग के लिए। देखो, आप सबसे पहले अप्लाई करोगे, एप्लीकेशन लगाओगे। एप्लीकेशन के लिए आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में 5-5 हजार रुपए का फीस जमा करवाना पड़ेगा। फिर आपकी एप्लीकेशन ली जाएगी और उस एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा कि क्या ये एप्लीकेशन वैलिड है, क्या इसके ऊपर एडवांस रूलिंग दी जा सकती है क्या। अगर मान लीजिए कोई ऐसा मैटर होगा जो ऑलरेडी प्रोसीडिंग में पेंडिंग होगा या डिसाइड हो चुका होगा तो उसके ऊपर तो एडवांस रूलिंग नहीं दी जा सकती। तो ऐसे केस में जो आपकी एडवांस रूलिंग है, जो एप्लीकेशन है, वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, पहले वो डिसाइड किया जाएगा। अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो उसका रीजन बताया जाएगा कि क्यों आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसे बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर पास करना। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी कंसर्न्ड ऑफिसर के पास और उससे डिटेल्स वगैरह मंगवाई जाएंगी। अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाती है तो सारे एप्लीकेशन की डिटेल्स को चेक किया जाएगा, जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया है वो चेक किया जाएगा। सब कुछ चेक करने के बाद और पार्टीज को सुनने के बाद भैया 90 दिन के अंदर अंदर इस प्रोनाउंस कर दिया जाएगा रूलिंग को। 90 दिन के अंदर अंदर ये रूलिंग आपको दे दी जाएगी। अच्छा, अब जो भी ऑर्डर पास किया है कि आपकी एप्लीकेशन को एडमिट किया जाता है कि रिजेक्ट किया जाता है, या जो ऑर्डर आपकी रूलिंग पास की गई है वो कम्युनिकेट की जाएगी, वो भेजी जाएगी किसको, एक तो जिसने अप्लाई किया था, एक उसका कंसर्न्ड और जुरिस्डिक्शनल जो ऑफिसर है उनको भी ये रूलिंग भेजी जाएगी कि भैया ये रूलिंग का ध्यान रख लेना, इसके अलावा कोई काम मत करना। अब मान लीजिए आपने अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास रूलिंग लेने गए थे, लेकिन उसमें जो 2 जज बैठे थे, 2 या 3 जज बैठे थे, मेंबर बैठे थे, उनका आपस में ही ओपिनियन नहीं बैठ पा रहा। जब किसी एक चीज पे वो 2 या 3 लोग खुद अग्री नहीं हो पा रहे तो वो किस बात की रूलिंग देंगे भाई, उसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अगर ऑल द मेंबर्स ऑफ एआर, ठीक है, उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो ऐसे केस में सर उन्हें अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को रेफर कर दिया जाएगा। अब अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में भी मान लो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है तो वो रूलिंग प्रोनाउंस नहीं की जाएगी। अगर कॉमन कंक्लूजन पे आ जाते हैं तो रूलिंग प्रोनाउंस कर दी जाएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए अपीलेंट जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग है उसने कोई रूलिंग पास कर दी तो क्या उसके अगेंस्ट अपील किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। इसीलिए तो अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनाया है। तो बोला गया है कि जब आपका रूलिंग आया, अगर आप उससे अग्रीड हो तो 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो। उस 30 दिन को 30 दिन से और बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों में 10-10 हजार रुपए की फीस जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद दोनों पार्टीज को सुना जाएगा और 90 दिन के अंदर रूलिंग प्रोनाउंस कर दी जाएगी। अब इस रूलिंग में हो सकता है कि जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जो रूलिंग दिया था उसे कंफर्म कर दिया जाए या उसे मॉडिफाई कर दिया जाए। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा तो रूलिंग प्रोनाउंस नहीं की जाएगी। अब सर एडवांस रूलिंग, जो आप एडवांस जो रूलिंग है उसकी अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी है उनके पास क्या क्या पावर रहती है? तो सर एक तरीके से उन्हें सिविल कोर्ट माना जाता है, एक नॉर्मल कोर्ट की तरह माना जाता है और उनके सामने जो ये प्रोसीडिंग चल रही है वो एक तरीके से जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाती है। वो अपनी प्रोसीडिंग अपने तरीके से चला सकते हैं लेकिन उनके पास कुछ पावर्स होंगी जिनका वो यूज कर सकते हैं। कौन सी पावर सर? वो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। मान लो उन्हें कोई एविडेंस ढूंढना है या इंस्पेक्शन करवाना है तो भैया वो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर उन्हें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स चाहिए तो उन्हें भी मंगवाया जा सकता है और अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के द्वारा। उसके अलावा अगर मान लीजिए उन्हें चाहिए कि किसी बंदे को यहां पे अटेंड करवाया जाए तो उसकी अटेंडेंस को एनफोर्स किया जा सकता है, उसे बुलाया जा सकता है। उसके अलावा उसे बोला जा सकता है भैया गीता पे हाथ रख के तुम कसम खाओ, तो एग्जामिन किया जा सकता है ऑन दी ऑथ एंड उसी के साथ साथ सम्मन भी इशू किया जा सकता है। ये पावर्स हैं जो सारी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को अगर देखें तो यहां पे पूछा है ब्रीफली एक्सप्लेन दी प्रोसीजर। तो प्रोसीजर क्या है सर? आप सबसे पहले एप्लीकेशन लगाओगे, एप्लीकेशन एडमिट करनी है या रिजेक्ट करनी है वो देखा जाएगा। अगर ऑलरेडी पेंडिंग है तो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। रिजेक्ट किया जाएगा तो स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जाएगा। एडमिट किया जाएगा तो 90 दिन के अंदर रूलिंग प्रोनाउंस की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो ऐसे केस में रेफर कर दिया जाएगा अपीलेट अथॉरिटी को, 90 दिन के अंदर प्रोनाउंस की जाएगी। सिंपल।
उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ना, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चंद्रा इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग सर्टेन गुड्स इन स्टेट ऑफ पंजाब फ्रॉम हिज फैक्ट्री, ही इज नॉट येट रजिस्टर्ड। उसका टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड की तरफ जा रहा है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। वो देखना चाहता है कि भैया एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी किसी सप्लाई के ऊपर, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो उसने बोला कि एडवांस रूलिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में आपको आंसर देना है। टैक्स एडवाइजर आस्क चंद्रा टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ बिफोर अप्लाइंग फॉर द एडवांस रूलिंग, एज ओनली रजिस्टर्ड पर्सन कैन अप्लाई फॉर द सेम। तो ऐसा तो नहीं है सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी यहाँ पे एडवांस रूलिंग ले सकता है। सो इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर फॉर ऑब्टेनिंग द एडवांस रूलिंग। तो आप लिख दोगे, Can Chandra seek advance ruling to determine whether supply of goods by Chandra amount to supply of goods? If yes, to determine the classification of the said goods. Yes, हमने पढ़ा था कि whether transaction is a supply or not, और उसका क्लासिफिकेशन, ये दोनों ही चीजें हम एडवांस रूलिंग में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा, चंद्रा इज डाउटफुल वेदर ही कैन सीक एडवांस रूलिंग इन रिलेशन टू एक्टिविटी ट्रांजैक्शन ऑलरेडी बीइंग अंडरटेकन। तो मैंने बताया, चाहे आपकी एक्टिविटी आप अभी करने वाले हो, ट्रांजैक्शन करने वाले हो, प्रपोज्ड हो, या फिर आप कर चुके हो, दोनों का ही आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद, चंद्रा इज अप्रेंसिव अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में टेक ईयर्स टू प्रोनाउंस इट्स रूलिंग। ऐसा नहीं है सर, 90 दिन के अंदर आपको एडवांस रूलिंग दे दी जाएगी, टाइम नहीं लगाया जाएगा, 90 दिन के अंदर आपको रूलिंग दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एडवांस रूलिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। यही एक मेजर क्वेश्चन है, बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भैया पावर एंड प्रोसीजर क्या है, तो आप डायरेक्टली पावर से लिख दोगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। बाकी एक दो जो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, वो मैंने आपको करवाया यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन जो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये सेम है, 9th और 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, मिसलेनियस। सर ये जो मिसलेनियस प्रोविजन होता है ना, तो इसके अंदर चैप्टर के जितने भी बचे हुए जो प्रोविजन हैं वो दिए गए हैं। देखो कहने को तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस दे रखे हैं जो बहुत ही फर्जी हैं, जब भी आपसे पूछे नहीं जाने वाले और ना ही पूछे जाने चाहिए, ऐसे फर्जी सेक्शन इसके अंदर दे रखे हैं। तो हम इसमें से जो मेन जो आपके सेक्शंस हैं जो पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, या कोई नया अगर सेक्शन आए तो उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर बहुत ही फर्जी चैप्टर है, अपन करते हैं इसको। सबसे पहले बात हो रही है कॉन्फिडेंशियलिटी की। देखो जो भी डिटेल्स टैक्स पेयर के द्वारा स्टेटमेंट, रिटर्न्स, अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स वगैरह में दी जाएगी, उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लीक हो गया तो भैया जो उसका कॉम्पिटिटर है वो उसे पछाड़ देगा। तो भैया कहीं कोई ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन को लीक ना कर दे, इसलिए प्रोविजन डाला गया कि जो भी इंफॉर्मेशन टैक्स पेयर के द्वारा प्रोवाइड की गई है उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाना चाहिए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पे कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जाएगा, यूज किया जाएगा इंफॉर्मेशन का। जैसे अगर किसी के ऊपर केस करना है तो केस करने के लिए एविडेंस चाहिए होंगे, तो भैया उसके लिए डिटेल्स यूज की जा सकती हैं। मान लीजिए किसी को डिमांड या रिकवरी करना है या नोटिस दिया जाना है, तो उसके लिए उसका एड्रेस, उसका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो सब चाहिए होंगी, तो वो यूज की जा सकती हैं। मान लीजिए कोर्ट ने कोई इंफॉर्मेशन मांग लिया तो कोर्ट को इंफॉर्मेशन तो देना पड़ेगा। ऑडिट ऑफ टैक्स रिसीट्स, मान लीजिए ऑडिट की जानी है तो ऑडिट के लिए भी चाहिए होगा। इंक्वायरी इनटू कंडक्ट ऑफ द ऑफिसर, किसी ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन लगे हैं करप्शन के, उसको देखने के लिए भी यहां पे यूज किया जा सकता है। कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट, अगर इन पर्पस के लिए यूज करना है तो इंफॉर्मेशन यूज करो, लेकिन इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। उसके अलावा सर मान लीजिए एक और पावर दी गई है कमिश्नर को, अगर मान लीजिए किसी बंदे के ऊपर पेनल्टी लगा दी जाती है, ठीक है, तो कमिश्नर चाहे तो उसे पब्लिसाइज कर सकता है। क्यों सर? एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि भैया इस बंदे ने गलती करी थी, हमने इसके ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी लगाई, तो उससे क्या होगा, दूसरे लोगों में डर का माहौल होगा। तो इसलिए वो डर का माहौल बनाने के लिए भैया एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो कमिश्नर है उसको पावर दिया गया कि अगर किसी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है तो उसे वो पब्लिसाइज कर सकता है। कमिश्नर अगर कंसिडर नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू पब्लिश नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रोसीडिंग इट मे डू सो। लेकिन हाँ एक बात है कि ऐसे केस में तब तक ये पब्लिकेशन नहीं किया जाएगा जब तक सामने वाले के पास अपील करने का टाइम बाकी है। तो भैया वो बंदा अपील कर सकता है, अगर अपील कर दिया तो जब तक अपील का डिसीजन नहीं आ जाता तब तक इसका कोई पब्लिकेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद सर बहुत बार ना असेसमेंट होता है, रीअसेसमेंट होता है, एडजुडिकेशन होता है, रिव्यू होता है, रिवीजन होता है, अपील होता है, रेक्टिफिकेशन होता है, नोटिस सम्मन, ये सारी प्रोसीडिंग चलती हैं। और सामने वाला व्यक्ति क्या बोलता है कि सर इसमें तो ये गलती हो गई तो ये पूरी प्रोसीडिंग ही इनवैलिड है। तो मतलब कुछ छोटे मोटे प्रोसीजरल लैप्सेस की वजह से किसी प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं माना जाएगा।
shall not be invalid merely due to mistake, defect or omission. अगर in substance और in effect अकॉर्डेंस विद लॉ है तो उसे वैलिड माना जाएगा, छोटी मोटी गलती की वजह से पूरी प्रोसीडिंग को इनवैलिड नहीं माना जाएगा। उसके अलावा सर रेक्टिफिकेशन, मान लीजिए जो ऑर्डर इशू किया गया, जो डिसीजन दिया गया, जो सर्टिफिकेट दिया गया, कोई नोटिस दिया गया, कोई अदर डॉक्यूमेंट इशू किया गया किसी अथॉरिटी के द्वारा, अगर उसमें कोई मिस्टेक है, मिस्टेक एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो सर ऐसे केस में उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। कब किया जाएगा? या तो खुद से पता लग जाता है कि भैया मिस्टेक है, या किसी जीएसटी ऑफिसर ने आकर के बताया कि भैया ये मिस्टेक है, या जो अफेक्टेड पर्सन था जिसके ऊपर आपने ये दिया था नोटिस वगैरह, उसने 3 महीने के अंदर आकर के आपको बता दिया कि आपके ऑर्डर में ये मिस्टेक है, तो आप 6 महीने के अंदर क्या कर सकते हो? उसे रेक्टिफाई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपकी गलती अर्थमेटिकल एरर है, मान लीजिए 200 प्लस 200 400 करने थे, लेकिन आप गणित के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, आपने 300 कर दिया, आर्यभट्ट को पीछे छोड़ दिया, तो ऐसे केस में सर अर्थमेटिकल एरर है, तो यहां पे कितने भी टाइम बाद यहां पे अमेंडमेंट किया जा सकता है, रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है। एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन, मान लीजिए 9059.60 था, आपने डॉट लगाना भूल गए तो अमाउंट बड़ा हो गया, तो इसे कभी भी करेक्ट किया जा सकता है। ध्यान रखना, जो पॉइंट डिबेटेबल है उसे मिस्टेक नहीं बोला जा सकता, तो उसे करेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कंप्लायंस रेटिंग का कॉन्सेप्ट है सर, जैसे आपको जोमेटो स्विगी पे रेस्टोरेंट्स की रेटिंग देखने को मिलती है ना, वैसे ही आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल पे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन की रेटिंग देखने को मिलेगी बेस्ड ऑन कंप्लायंस, कि वो कितने टाइम पे रिटर्न फाइल करते हैं, कितना टाइम पे टैक्स पे करते हैं, उस अकॉर्डिंग। उसके बाद सर अगर कोई नोटिस, समन, डिसीजन वगैरह कुछ कम्युनिकेशन करना है एसएससी को, तो कैसे किया जाएगा? तो सर सबसे बेस्ट तरीका है आप उसको डायरेक्टली उसके हाथ में दे दो वो समन, नोटिस और डिसीजन, उसके हाथ में, खुद के टैक्सेबल पर्सन के हाथ में, या उसके मैनेजर, उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को, या उसके एडवोकेट या टैक्स प्रैक्टिशनर को, या रेगुलर एम्प्लॉय को, या उसके मेंबर ऑफ द फैमिली को आप दे दो। उसके बाद या फिर आप रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट या कुरियर से भेज दो, या ईमेल से भेज दो, कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर दो, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा दो, या फिर उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे चिपका दो। ये काम के थ्रू आप उसे सम्मन वगैरह जो भी है भिजवा सकते हो, कम्युनिकेट करवा सकते हो। उसके बाद ध्यान रखना सर, एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स, ये आइडली आज के टाइम में तो एक्टिवेटेड नहीं है, पुराने जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, अभी कोई भी एक्टिवेटेड नहीं है। समझना क्या है सर, देखो क्या आया था, जब जीएसटी आया था तो हमें ये डर था कि जैसे ही जीएसटी लाया जाएगा उसकी वजह से आईटीसी मिलने लग जाएगा सर, सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा, तो उससे क्या होना चाहिए? बेनिफिट होना चाहिए। पहले अगर मान लो 1000 रुपए पे 18% जीएसटी लग रहा था तो 1180 रुपए देने पड़ रहे थे, अगर मान लीजिए अब 5% जीएसटी लगेगा तो प्राइस क्या होना चाहिए? 1050। तो जो ये 130 रुपए का प्राइस रिडक्शन हुआ है, ये कंज्यूमर के हाथ में जाना चाहिए, कंज्यूमर को मिलना चाहिए इसका बेनिफिट। अगर ये सप्लायर कोई बेनिफिट पास ऑन नहीं करता है कंज्यूमर को जीएसटी की वजह से, तो सर ऐसे केस में उसके ऊपर उसकी कंप्लेन की जा सके, उसके लिए एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स लाए गए थे कि कोई सप्लायर जीएसटी का बेनिफिट खुद ना खा जाए, इसलिए एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स लाए गए थे। और अब उसकी जो कंप्लेंट्स हैं वो प्रिंसिपल बेंच ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल सुनता है। तो सर उसके क्या फंक्शन और ड्यूटीज हैं उस अथॉरिटी के? कि सबसे पहले तो डिटरमाइन करना कि भैया जो रिड्यूस किया गया टैक्स रेट या आईटीसी मिलने लगा है, क्या उसका बेनिफिट बायर को पास ऑन किया गया है कि नहीं किया गया। अगर किसी ने नहीं पास ऑन किया तो वो कौन सा बंदा है जिसने पास ऑन नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा? पेनल्टीज वगैरह लगाई जाएंगी, क्या सजा दी जाएगी? या तो प्राइस में रिडक्शन कर दिया जाएगा, या पेनल्टी इंपोज कर दी जाएगी, या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, और जितना बेनिफिट उसने रेसिपेंट को पास ऑन नहीं किया वो पास ऑन करवाया जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट। और क्वार्टरली परफॉर्मेंस रिपोर्ट फर्निश की जाएगी जीएसटी काउंसिल को। बात ध्यान रखना, इसके अंदर 1 अप्रैल 2025 से पहले कोई भी कंप्लेंट जो थी न्यू कंप्लेंट्स की जा सकती थी। 1/4/2025 के बाद अगर आपके साथ कोई गलत भी करता है ना, तो भी आप इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, 22 सितंबर 2025 में क्या हुआ था? अचानक से रेट्स चेंज करी गई डिपार्टमेंट के द्वारा, भारी भरकम रेट कट्स दिए गए, लेकिन उसका फायदा
कस्टमर्स को पहुंचा के नहीं पहुंचा, उसको इंश्योर करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। अगर रेट 18 से 5 हुई तो उसका बेनिफिट कस्टमर को मिला कि नहीं मिला, उसको इंश्योर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है सर, कोई भी चीज नहीं है। तो यहां पे क्योंकि 1/4/2025 के बाद इसके अंदर कंप्लेन ही नहीं की जा सकती, मतलब ये प्रोविजन अब पूरे तरीके से वेस्ट हो गया है। तो मेरे को नहीं लगता इसमें से आपसे कभी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अपन ने करवा दिया आपको ये प्रोविजन। उसके बाद राउंडिंग ऑफ टैक्सेस, जब भी आपको टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करोगे, फाइन रिफंड वगैरह, तो उसको राउंड ऑफ करना है। अगर मान लीजिए 50 पैसे से कम का राउंड ऑफ है तो भैया उस पार्ट को भूल जाओ। जैसे 6450.49 है तो भैया आप सीधा इसको 6450 लिख सकते हो, 49 को भूल सकते हो। अगर आपका 6450.50 या 51 या 52 होता तो मतलब 50 पैसे से ज्यादा है तो आगे 1 रुपया बढ़ा देना है, 6451 कर देना है। तो 50 पैसे और मोर है तो इंक्रीज टू 1 रुपीज, लेस देन है तो इग्नोर सच पार्ट। उसके बाद सर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म, लेकिन इसके बारे में अभी पूरे तरीके से ठोस इसको एप्लीकेबल नहीं किया गया। ये सिर्फ एक प्रोविजन लाया गया जो अभी तक कोई काम का नहीं है। देखो क्या है इसमें, गवर्नमेंट ने इस पे बोला कि हम कुछ गुड्स को नोटिफाई कर देंगे और उसके ऊपर आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना पड़ेगा। कोई डिजिटल स्टैंप हो सकता है या कोई मार्क हो सकता है, कोई अदर सिक्योर और नॉन रिवोवेबल मार्क हो सकता है जिसे हटाया ना जा सके, जिससे कि इन गुड्स को क्या किया जा सके, ऑल टाइम ट्रैक किया जा सके। ठीक है, तो ऐसा कोई जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क प्रिस्क्राइब किया जाएगा, सिस्टम ऑफ अफिक्सिंग कैसे उसके ऊपर लगाना है वो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा ऑन नोटिफाइड गुड्स। अब कौन से गुड्स नोटिफाइड होंगे ये अभी तक नहीं किए गए हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने बोला हम कुछ पर्संस को नोटिफाइड करेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, उनके जितने भी गुड्स हैं उनके ऊपर यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना पड़ेगा, उनकी जितनी भी मशीनरी वगैरह है उसके ऊपर यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाना पड़ेगा। इस तरीके का कोई इंफॉर्मेशन होगा तो वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन कौन नोटिफाइड पर्सन होगा ये अभी तक कुछ भी बताया नहीं गया है। तो ये आधा अधूरा प्रोविजन है लेकिन नया है तो अपन ने किया है, तो देख सकते हो आप इसको। तो यहां पे आपका मिसलेनियस प्रोविजन चैप्टर कंप्लीट होता है। अब तो चलिए इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन का, तो विच डॉक्यूमेंट्स आर कवर्ड अंडर सेक्शन 161 रेक्टिफिकेशन के लिए, डिसीजन, ऑर्डर, नोटिस, सर्टिफिकेट या कोई अदर डॉक्यूमेंट हो सकता है। हु कैन रेक्टिफाई, भैया जिस अथॉरिटी ने पास किया है वही रेक्टिफाई कर सकता है। व्हाट टाइप्स ऑफ मिस्टेक और एरर कैन बी रेक्टिफाइड, सर जो मिस्टेक ऑन अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड्स है, डिबेटेबल पॉइंट को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। कितने पीरियड में किया जा सकता है, सर 6 महीने के अंदर किया जा सकता है। उसके बाद ये आपसे पूछा है शोकॉज नोटिस इशू किया गया 1,80,180 का फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन 1 अक्टूबर। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने आफ्टर पर्सनल हियरिंग किया तो उसके बाद कंफर्म किया कि टाइपोग्राफिकल एरर था, तो 10,80,180 का ऑर्डर पास करना चाहिए था। तो भैया जो ऑर्डर पास किया गया वो करेक्ट है। तो हमने पढ़ा था सर डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर में, ऑर्डर का जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं कर सकता SCN अमाउंट से, शोकॉज नोटिस के अमाउंट से। तो यहां पे एक्सीड कर रहा है तो आप ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कोरिजेंडम इशू कर दिया जाए रिवाइजिंग द अमाउंट 10,80,180, मतलब शोकॉज नोटिस को रिवाइज कर दिया जाए, देखो जो डॉक्यूमेंट में गलती है उस डॉक्यूमेंट को रिवाइज किया जा सकता है। तो इस शोकॉज नोटिस को रिवाइज करके 10,80,180 कर दिया जाए और उसके बाद ऑर्डर 10,80,180 का पास किया जाए तो यस किया जा सकता है। अर्थमेटिकल एरर है तो यहां पे 6 महीने का लिमिट भी अप्लाई नहीं होता, तो ऐसे केस में कभी भी इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। उसके बाद सर तो ये वाला पोर्शन था जो आपको करना है, कंप्लीट होता है यहाँ पे अपने ये 5 चैप्टर्स। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़िएगा सर, आपका ऑलमोस्ट जीएसटी का पोर्शन कंप्लीट हो गया होगा जब ये आपने ये चैप्टर किया होगा, तो अच्छे से पढ़िएगा। जीएसटी आपका 80 मार्क्स का पोर्शन कवर करता है सर। इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टम भी आपका 20 मार्क्स का जो वेटेज है वो कवर करता है। लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये बात आपको ध्यान में बांध लेनी है। ठीक है, हर चीज आपको अच्छे से पढ़नी है। और हमने जो रिवीजन लेक्चर्स बनाए हैं वो अल्टीमेटली डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस हैं। ठीक है, उसके अंदर आपको हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज डू लेट मी नो। मेरा नंबर आपके पास, आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।